एक बार फिर से बाजारों में हफ्ते के आखिरी दिन इतिहास बनता हुआ 17,300 के पार है निफ्टी और 58,000 के पार निकलता हुआ सेंसेक्स पहली बार आखिरी 1.5 घंटे में यही मजबूती बरकरार रहेगी। बैंक निफ्टी की मजबूती बैंक निफ्टी की कमजोरी को खत्म करेगी या बैंक निफ्टी की कमजोरी निफ्टी की तेजी पर लगाएगी ब्रेक। कहाँ होगी हफ्ते की क्लोजिंग और क्या करें आप अगले हफ्ते की तैयारी, फोकस है बस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार है भरपूर एक्शन में और अहम लेवल्स भी आज क्रॉस कर रहे हैं। निफ्टी सेंसेक्स दोनों ने, बैंक निफ्टी भी पहली बार हमने देखा फरवरी के बाद इन लेवल्स पर आते हुए दिखा। तो बताएं सर, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं फिर से सेंसेक्स और निफ्टी में। दिन के दौरान आज 17,300 के पार पहली बार और 58,100 के भी ऊपर निकला है सेंसेक्स, ये आप देख सकते हैं। उतार चढ़ाव के बीच बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे है। हाँ, ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो काफ़ी कुछ नीचे नजर आएगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा नीचे आपको कल की क्लोजिंग के मुकाबले में दिखेगा। ऑयल एंड गैस स्पेस ये है मजबूत। रिलायंस के नेतृत्व में रियल एस्टेट, ऑटो, सरकारी कंपनियों से सहारा मिलता हुआ दिख रहा है और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने भी एक बार फिर से आज नया रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी होती दिख रही है। बैंक, एनबीएफसी और एफएमसीजी ये तीन सेक्टर थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी सारे सेक्टर हरे निशान में। डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ डटे हुए हैं, लगभग 45-50 पॉइंट ऊपर है। तेजी बरकरार है। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार है। तो ग्लोबल मार्केट्स स्टेबल है, थोड़े पॉजिटिव साइड पर। हमारे यहाँ का एक्शन दोनों तरफ, सेंसेक्स निफ्टी देखेंगे तो मजबूत, बैंक निफ्टी देखेंगे तो थोड़ी सुस्ती। जीती बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी थोड़ी सुस्ती, वो लग रहा है वो 37,000 का लेवल छूने के बाद थोड़ी यहाँ पर मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखी है। बट एक्शन भरपूर है। पर अगर निफ्टी का ब्रेकअप देखें सर, तो 1:1 एडवांस डिक्लाइन दिख रहा है। पर इसमें अगर आप रिलायंस का कंट्रीब्यूशन देखें तो करीब 3.5% का है। उसके अलावा देखें तो हैवी वेट से इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा। तो एक रिलायंस के दम पर जो ये निफ्टी में एक्शन और ज्यादा बनते हुए दिखा है, इसको कैसे समझे सर? और रिलायंस को अगर निकाल दे तो फिर कैसी हालत है इस समय? लेकिन दीप, रिलायंस के कंट्रीब्यूशन को कंप्लेन समझे या कॉम्प्लीमेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका पार्टिसिपेशन नहीं है बाज़ार में, आपने ख़रीदारी नहीं कर रखी है, तो आपके लिए कंप्लेन है कि अरे खाली एक रिलायंस 3.5% ऊपर है और निफ्टी ऊपर है, बाकी क्या, बाकी तो कुछ भी नहीं। ये कंप्लेन ठीक उसी तरह की है कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो चल ही नहीं रहे, उसका क्या। तो मेरा पॉइंट ये है कि कब कौन सा शेयर चलेगा ये आप और मैं या कौन है जो डिसाइड करेगा। ये तो मार्केट की मर्जी पर है, मार्केट की कम्युनिटिव विजडम में सब लोग मिलकर है, जिन्हें जिस वक्त जो शेयर पसंद आए वो खरीदा जाएगा। सो बजाय कंप्लेन करने के या बजाय ये सोचे कि सिर्फ एक या दो स्टॉक की वजह से बाजार ऊपर है या सिर्फ इंडेक्स ऊपर है, ब्रॉडर मार्केट में तेजी नहीं है, मुझे ये बताइए, आज मिड कैप इंडेक्स फिर से लाइफ टाइम हाई पर है, कल भी लाइफ टाइम हाई पर था। कितने लोगों को अभी भी खुशी है मिड कैप इंडेक्स में? वो बहुत सारे लोग अभी भी कहेंगे हमारे तो मिड कैप इंडेक्स अभी भी 15-20% नीचे। ठीक बात है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना, फिर आपका स्टॉक सिलेक्शन शायद सही नहीं था। इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स तो हर एक शेयर का है। बड़े शेयरों का है तो निफ्टी है, मझोले शेयरों का है तो मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप शेयरों का है तो छोटे इंडेक्स है। यानी कि अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त हमने आपने जो शेयर खरीदे हैं वही पहले चले, उनका भी नंबर आएगा, वो भी चलेंगे। सो मेरा पॉइंट ये कि अगर रिलायंस में आज तेजी बनी है तो अल्टीमेटली रिलायंस ने इतने दिनों तक अंडर परफॉर्म भी तो किया था। 2020 सितंबर में रिलायंस ने ये हाइज बनाए थे, जहां पर आज है 2370 रुपये के आसपास के हाइज थे। आज सितंबर 2020 से आप समझ लीजिए कितना, एक साल बाद रिलायंस ने हाई बनाया है। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की परफॉर्मेंस देखिए, निफ्टी उस समय 11,600 के आसपास था और आज 17,300 के आसपास है। यानी कि लगभग 5600-5800 पॉइंट निफ्टी वहाँ से बढ़ चुका है। तो 5,500-6,000 पॉइंट की निफ्टी की तेजी में रिलायंस ने कुछ नहीं किया। अब जाकर रिलायंस ने हाई बनाया। अगर अब आप देखिए, अब आपको ये लगेगा रिलायंस बहुत कम चला है, ये तो ज़्यादा चलना चाहिए था। पिछले हाई से रिलायंस अब वापस हाई पर आया है, जबकि देखिए निफ्टी तो 5,500-6,000 पॉइंट चल चुका है। तो मेरा पॉइंट ये है कि बाजार किस वजह से चलता है, किस स्टॉक की वजह से चलता है, इंडेक्स में कहाँ से तेजी आती है। कभी आपको शिकायत इस बात की रह सकती है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप की, कभी इंडेक्स के कंपोनेंट की रह सकती है, कभी कह सकते हैं बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, कभी निफ्टी चल रहा है, कभी रिलायंस चल रहा है, या कभी कहेंगे दो सेक्टर चल रहे हैं। ये तो होगा, इंडेक्स इसीलिए है, मार्केट इसीलिए। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, जो तेजी है वो बहुत बेहतरीन है।
कब किस वजह से आएगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं आपको जिन लोगों को इस तेज़ी से कंप्लेनों में एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल चलिए रिलायंस 3.5% नीचे नहीं है और तब आपका निफ्टी अगर यहाँ से 150-200 पॉइंट नीचे हो तो वो सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है या ये वाली सिचुएशन अच्छी है कि जहाँ एक दो स्टॉक की वजह से तेज़ी बन रही है। तो मुझे लगता है कि अब हमें वो एक दो स्टॉक की वजह से जिन लोगों को भी ये समस्या है कि 2 स्टॉक 4 स्टॉक की वजह से बाजार तेज होता है या लार्ज कैप चलते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चलते हैं, वो कंप्लेन छोड़कर ज़्यादा बढ़िया ये कि हमें कहाँ होना चाहिए, हमारी पोजिशनिंग कहाँ होनी चाहिए, किस वक्त कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन है, उस पर फोकस करेंगे, उस पर रहेंगे तो बाजार में ज़्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस है। सो ओवरऑल अनडाउटेडली एक बार फिर से दी बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेशन, कहीं कोई कंप्लेन नहीं मेरे हिसाब से। और दिन के दौरान बाजार ने आज फिर एक झटका भी लगाया, वहाँ से बढ़िया मौका भी मिला, अभी फिर देने की तैयारी भी कर रहा है। हर गिरावट में आपको खरीदारी करनी है, आपके एंट्री लेवल आपके पास में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और शार्प फॉल आए डरिए मत, घबराइए मत, लाइफ टाइम हाई पर हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे लेवल, स्मूथ ट्रेड मिले कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसकी हमें तैयारी होनी चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया मार्केट है, ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन, कहाँ कोई चिंता की बात है। जी दी बिल्कुल सर, तो बढ़िया मार्केट है, बढ़िया एक्शन है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा डिप फिर से आते हुए दिख रहा है, पर आइए थोड़ी देर में अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी देंगे, बताएंगे भी कि डेटा क्या लेवल्स इंडिकेट कर रहा है, और हमारे एक्सपर्ट से भी जानेंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। पर उससे पहले वरुण और मानसी रोज की तरह हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए अहम इवेंट्स और खबरों वाले शेयर्स। मानसी गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एमी ऑर्गेनिक्स और विजया डायग्नोस्टिक के आईपीओज आज बंद होने जा रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड की छठी सीरीज में निवेश का आखिरी दिन है, दाम जिसके 4,732 रुपए प्रति ग्राम तय किए गए हैं। अमेरिका में अगस्त के रोजगार आंकड़े आने वाले हैं, इस पर नजर रहेगी। कल के ट्रिगर्स एशियन ग्रेनेटो पर नजर रहे, राइट्स इशू का दाम, साइज, रेशो, रिकॉर्ड डेट सब तय करने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रही है कंपनी। रविवार के दिन रेप्रो इंडिया प्रेफरेंशियल शेयर वारंट के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक 5 सितंबर यानी रविवार के दिन होगी। साथ ही सोमवार के ट्रिगर्स नैल्को एक डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करने जा रहा है और लेबर डे के चलते अमेरिकी बाजार सोमवार को बंद रहने वाले हैं। पीआई इंडस्ट्रीज और डेकान सीमेंट दोनों ही सोमवार के दिन एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और रविवार के दिन 5 सितंबर टीचर्स डे भी है, जिससे जुड़ी खास पेशकश हम दिखा भी चुके हैं। और अनिल सर, आपसे एज अ टीचर जो कुछ भी अब तक सीखने को मिला है, काफी ज्यादा हम खुशकिस्मत हैं कि इतना कुछ सीख रहे हैं आपसे। ये तो मान से आप मान लेती है और कहती हैं, बाकी एक्चुअली सीखने का काम मैं खुद करता हूँ, मार्केट से भी और हमारे सारे साथियों से भी। और चाहे वो मेरे से ज़्यादा यंग हैं और मेरे से ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, कई बार तो मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख लेता हूँ। आप लोग बस फ़र्क इतना है कि मैं बोलता हूँ तो आपको पता चलता है, आप बोलते हैं मैं सीखता हूँ तो आप लोगों को पता नहीं चलता। बाकी लाइफ में मज़ा तभी है जब हम सब एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे को सीखने सिखाने की कोशिश करें, तो यही सबसे बढ़िया बात है। तब हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं है। तो थैंक यू सो मच मानसी, आपका भी, वरुण, दीप, आप सब लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आप लोगों का भी धन्यवाद। धन्यवाद तो आपको अनिल जी, क्योंकि आपने शायद हमसे सिर्फ 1% सीखा होगा, लेकिन हमने आपसे 100% सीखा इसके लिए। थैंक यू वरुण, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, रोज ही मजा आता है, बल्कि और बाकी सबके कंपैरिजन में तो मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका मुझे ही मिलता है। बट बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, इन्वेस्टर्स का भी रोज आप मदद जो करते हैं। आइए वरुण से जानते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको जो खबर दी थी स्टील स्ट्रिप व्हील्स के लिए, कि इसके लिए बड़ी खबर आई है। चीन से आने वाले जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑयल रॉड, उसकी व्हील्स के ऊपर जांच शुरू हो चुकी है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ सकती है। इसके अलावा स्टील स्ट्रिप व्हील्स ने शेयर विभाजन की भी घोषणा की है, एक शेयर को 2 शेयर में विभाजन करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। जेनटेक, इस कंपनी ने आज एक अपडेट दिया है कि 155 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। ग्रासिम इंडोरामा के साथ जो इनकी स्कीम ऑफ अमेलगमेशन थी, अरेंजमेंट थी, उसको एनसीएलटी से अप्रूवल मिल चुका है। मारुति सुजुकी पेट्रोल वेरिएंट के कुछ मॉडल जो है वो ये कंपनी रिकॉल करने वाली है। सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए जो रिकॉल है वो ये कंपनी करने वाली है। 1.8 लाख गाड़ियां जो है वो ये कंपनी रिकॉल करेगी। टाटा मोटर्स दक्षिण भारत में 70 नए
सेल्स आउटलेट जो है वो ये कंपनी खोलेगी। 32 नए डीलरशिप जो है उसकी चेन ये कंपनी खोलने वाली है। टीटीके प्रेस्टीज गुजरात प्लांट का विस्तार पूरा हुआ। इसमें जो उत्पादन है वो शुरू करेगी। 40 लाख पीस सालाना बनाने की यहाँ पे क्षमता है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प यहाँ पे 67.5 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पे अलॉटमेंट करके 65 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। ऑयल इंडिया असम सरकार को जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी में स्टेक ट्रांसफर करना था वो इस कंपनी ने पूरा कर लिया है 786 करोड़ में। मैंगलोर केमिकल प्रमोटर एडवांस ने यहाँ पे 70,000 शेयर जो है वो खरीदे हैं। हिस्सेदारी जो है 3.57% से बढ़कर 3.62% हुई है। ट्राइडेंट में 70 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक में करीब 40 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है। माजगार्ड को लेकर खबर आई है कि रशिया में ये कंपनी करार करेगी। कमर्शियल शिप के निर्माण के लिए करार जो है वो जेफ्डा के साथ ये करने वाली है। और सबसे आखिरी में स्नैपडील का आईपीओ जो है वो भी अगले साल आ सकता है। ऐसी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि 2022 तक कंपनी जो है वो आईपीओ लाने की योजना बना रही है। करीब $250 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन जो है वो स्नैपडील के आके जा रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए खबरों वाले सारे के सारे शेयर जिन पर आपको रखनी है नज़र रखनी है आपको कुछ बेहतरीन पिक्स पर। और बाजार बड़े जोश में है और उनसे कहीं ज़्यादा जोश है हमारे एक्सपर्ट्स के पास। और उसका अंदाज़ा मैं आपको लगा दूं। सबसे पहले वैसे तो क्लोजिंग शो का पहला बिगुल हमेशा से वागले साहब के नाम रहता है, आज भी है, लेकिन वागले साहब का जोश आपको इस बात से पता चलेगा कि वागले साहब अगले हफ्ते का काम आज ही करने को तैयार हैं। देखिए, जो अभी सीखने सिखाने की बात कर रहे थे, देखिए जो कुणाल जी राकेश जी ने एक परंपरा शुरू की कि कल का काम आज कर लो, पिक ऑफ द डे दे दो, पिक ऑफ द वीक इसी हफ्ते में दे दो, अगले हफ्ते के। तो वागले साहब भी आज उसी के दम पर पिक ऑफ द वीक, अगले हफ्ते की पिक इसी वक्त देने के लिए तैयार है। तो वागले साहब के लिए बिगुल, अगर पिक ऑफ द वीक का बिगुल पड़ा हो कहीं तो खींच के बजा दीजिए, नहीं तो वागले साहब की पसंद का वागले का वंडर तो है ही। तो वागले साहब के लिए बिगुल। वाह, पिक ऑफ द वीक वागले साहब बताएं सर, कौन सा शेयर है जो अगले हफ्ते कमाल दिखाने वाला है? अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, एक्चुअली आज का मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव कहा जा सकता है, लेकिन वीक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होगी। आज थोड़ा सा साइडवेज या में भी करेक्शन आ सकता है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इसलिए मैंने ये स्टॉक चुना है जिसमें एक वीकली ब्रेकआउट आया है, जिसको मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। आज फ्राइडे है, आज कंफर्म हो जाएगा वो। और स्टॉक वही है जो राकेश जी और कुणाल जी ने मॉर्निंग में बात की थी, BEL। बहुत ही अच्छा वीकली पैटर्न बन रहा है और अगर ये 195 196 के ऊपर बंद देता है, जो मेरा मानना है होने वाला है, अभी ऑलरेडी 196 है, तो उसको प्रीएम्प्ट करें, यहाँ पर बाय करें, 1-2 रुपये नीचे आता है ऐड करें, 190 का स्टॉप लॉस रखें, तो आपकी रिस्क होगी 5.5-6 रुपये की। और मुझे ये 220 तक जाने के लिए तैयार लगता है। जैसे ये 200 के ऊपर चला जाएगा और टाइम स्पेंड करेगा, 220 का 8 से 10 वीक में या 8 से 10 दिनों में मूव आना चाहिए। और अगर आप 3 महीने की बात करेंगे, ये 250-260 तक के मूव दे सकता है। तो 3 से 4 महीने में BEL में कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डिस्काउंट हो रहा है, ये मुझे पैटर्न बता रहा है। ओके, तो BEL आज के क्लोजिंग शो का, आज के ओपनिंग शो का सबसे आखिर में आने वाला कॉल BEL ही था। 210 रुपये के टारगेट के साथ स्पेशल पिक के तौर पर कुणाल जी और राकेश जी ने दिया। और एक तरह से वागले साहब भी जब पूरे हफ्ते के लिए कह रहे हैं तो ऐसे स्पेशल पिक ही समझिए। 190 का स्टॉप लॉस, 220 और 260 का आपके लिए होगा टारगेट। वाओ, 220 260, क्या गजब के बड़े बड़े टारगेट आए। वागले साहब आप कह रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है? बड़ा क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से जो NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान हुआ था, अब सारी सरकारी कंपनियां उसी की वजह से एक्शन में आती हुई दिख रही है। कहीं कहीं अब किन कंपनियों के कौन से एसेट्स हैं वो मोनेटाइज किए जाएंगे, ये एक एक करके आएगा। हो सकता है BEL में भी किसी इसी तरह का कोई डेवलपमेंट आगे होता हुआ दिखे, जिसके दम पर ये खरीदारी आप स्क्रीन पर होते हुए देख रहे हैं। आइए इसी को बढ़ाते हैं आगे। तैयार है कुणाल जी और राकेश जी चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। देखिए अनिल जी, पिक बिगुल चार्ट कॉर्नर का है, बट पिक स्पेशल है। स्टॉक है जोमेटो को देखें तो ये स्टॉक हालांकि नई लिस्टिंग है, बट अनचार्टेड टेरिटरी है। जोमेटो अपनी लिस्टिंग के बाद की अनचार्टेड टेरिटरी, नए हाइस पर ब्लू स्काई जोन में आया है। एक फ्रेश ब्रेकआउट
जोमेटो में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके का ब्रेकआउट है, जिस तरीके से दिग्गज ब्रोकरेजेस के टारगेट आए हुए हैं 170 175 के, लगता है इस ब्रेकआउट के बाद अब वो वाली जर्नी शुरू हो रही है। तो जोमेटो है चार्ट कॉर्नर पिक। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। हमने कई सारे आईपीओस में देखा कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद जब तक एंकर इन्वेस्टर की सेलिंग आती है तब तक वो स्टॉक रुका रहता है और उसके बाद फिर तेजी बनती है। जोमेटो ने 142 की एक बड़ी रेजिस्टेंस जो कि सीमित चार्ट हमारे पास है उसमें 142 की जो मेजर रेजिस्टेंस है उसको पार करके एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। जोमेटो को बाय करके चले। हमारे जो टारगेट्स हैं स्टॉक को लेकर 162 रुपए का 162 का टारगेट है जिसके लिए जोमेटो में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस रख लें 142 रुपए के नीचे। 162 के टारगेट के लिए जोमेटो में खरीदारी करें। ओके, तो जोमेटो में अब बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है 162 के टारगेट के लिए। राकेश जी कुणाल जी के है यहाँ पर खरीदारी की राय। आइए देखते हैं नितिन जी को क्या पसंद है बाजार में। बिगुल उनके लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरार का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। अंबुजा सीमेंट 435 के आसपास है और 435 स्ट्राइक की हम कॉल ऑप्शन लेंगे जो 12 रुपए में आपको मिलती है। इसका स्टॉप लॉस 18 रुपए का होगा और टारगेट 20 रुपए का होगा। और अंबुजा सीमेंट में 2-3 दिनों से देखेंगे तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वीकली ब्रेकआउट है। और तीसरी बात यह है कि इसका जो मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है वो 430 पे चल रहा था और आज ये 436 के आसपास आ गया है। तो इसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कॉल राइटर्स हैं 430 के वो अनवाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 रीजन समझ में आते हैं जिसके कारण अंबुजा सीमेंट करीब 440, 445, 445 के टारगेट बन सकते हैं। इसलिए 435 की कॉल ऑप्शन 12 में लेनी चाहिए। 20 के टारगेट होंगे, 8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। यह है अंबुजा सीमेंट पर नितिन जी की राय। 435 की कॉल खरीदे हैं 12 रुपए के आसपास। 8 का है स्टॉप लॉस। 20 रुपए का आपका होना चाहिए टारगेट इस पर। ये आपके लिए एक्शन आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा स्पाइस जेट पर भी रखिए नजर, क्योंकि कई सारी खबरें यहां पर आती हुई दिख रही थी। एयरलाइन को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट में कुछ परेशानी की खबरें आ रही थी। अभी अभी स्पाइस जेट के प्रवक्ता का बयान आते हुए दिखा है कि दिल्ली एयरपोर्ट में एम्प्लॉयज के साथ जो भी परेशानियां थी वो सुलझा दी गई हैं। सभी कर्मचारी अब वापस काम पर हैं दिल्ली एयरपोर्ट में और फ्लाइट ऑपरेशंस भी नॉर्मल ही हैं। तो कंपनी की तरफ से सफाई आती हुई दिख रही है और स्टॉक में भी इसी की वजह से आप रिकवरी भी अभी देख रहे हैं। दिन में कुछ खबरें आ रही थी कि दिल्ली एयरपोर्ट में कुछ कर्मचारियों से परेशानी की खबरें आ रही थी जिसकी वजह से कुछ एक्शन भी हुआ था। बट अभी स्पाइस जेट का स्टेटमेंट आते हुए दिख रहा है कि इन परेशानियों को सुलझा दिया गया है और ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं है। स्पाइस जेट सुमित जी क्लोजली ट्रैक करते हैं। एक बार राय भी ले लें चार्ट पर। सुमित जी, इस खबर के बाद थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है इस चार्ट 72 पर। कैसे देखें चार्ट को सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। पिछले कई दिनों से स्पाइस जेट के अंदर साइडवेज लोअर लेवल से थोड़ा सा बाउंस बैक वाला संकेत मिल रहा है और पॉजिटिव ट्रिगर्स भी आ रहे हैं। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है मेन मोमेंटम बिल्डअप होगा जब एक बार ये 74-75 के लेवल ऊपर में तोड़ेगा। 74-75 का लेवल जैसे ही तोड़ेगा तो फिर 80 से 82 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में स्पाइस जेट में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी बाय करके रखा हुआ है वो लोग होल्ड करें। 65 रुपया 67 रुपीज ये नीचे में सपोर्ट लेवल्स है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक कोई खास दिक्कत वाला बात नहीं है। ऊपर में 80 रुपए से 82 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में स्पाइस जेट में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए स्पाइस जेट। नजर रखिए इस काउंटर पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। एक स्टॉक जिस पर आपको रखनी चाहिए नजर, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। जबरदस्त स्पाइक आते हुए दिख रहा है इस पर और लगभग 11% की यहां पर आपको तेजी बनते हुए दिख रही है। क्या चल रहा है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस बैंक में? जरा एक बार इसकी चार्ट को भी पुल अप करिए। 11% का उछाल इस पर आते हुए दिखा है इस समय श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। ये है आपके लिए काउंटर। किरण जी, जरा चार्ट देखें इसकी, क्या चल रहा है? 11% का स्पाइक सर। बिल्कुल दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, बहुत अच्छा स्पाइक आया है और ऑल टाइम हाईज के नजदीक ये स्टॉक ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, पर जिस तरीके से वॉल्यूम्स है और अपमूव आ रही है, कोई प्राइस पैटर्न नहीं जहां से मैं आपको टारगेट्स बता पाऊं। पर मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। 2250 का मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और होल्ड करने की सलाह है। ओके, तो
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2250 का रखें और फिर होल्ड करके चलें इस काउंटर को। पर एक्शन में है श्रीराम सिटी यूनियन बैंक भी। मझगांव डॉक एक और काउंटर जहां पर अनिल जी का हमेशा भरोसा रहा है और जबरदस्त एक्शन में रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वरुण हमें खबरों वाले शेयर्स में बता भी रहे थे कि रशिया के एक शिपयार्ड के साथ उन्होंने करार किया है और हमें मालूम भी है, कुछ समय पहले हमने खबर हाईलाइट करी थी कि नेवी की तरफ से 6 बड़े सबमरीन्स का ऑर्डर मिलने वाला है, जिसके लिए इन्हें एक ग्लोबल कंपनी के साथ भी टाई अप करना पड़ेगा। तो क्या अब इन दोनों खबरों को रिलेट करके देखें, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। पर एक बार जरा चार्ट पर राय ले लें मझगांव डॉक पर और फिर अविनाश जी से भी पूछेंगे। मझगांव डॉक, बंसल जी जरा इसके चार्ट देखकर बताएं। 250 के लेवल पर 4% का उछाल आज। देखिए दीपांशु, मझगांव डाक इसके चार्ट्स देखें तो चार्ट्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 245 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद 262 के हाईज भी लगे हैं। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करें। अगर करेक्शन पे स्टॉक 245 243 के अराउंड मिलता है तो अच्छे स्तर है, इन स्तरों पर बाय एंड होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 270 की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए मझगांव डॉक 270 की तरफ जाते हुए दिख रहा है। कमर्शियल शिप्स के लिए ये करार है, तो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस तरह का बेनिफिट होगा कंपनी को। पर अविनाश जी भी है हमारे साथ। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून सर। ट्रैक करते हैं मझगांव डॉक का, कैसे देखें ये जो उन्होंने एक करार किया है रशिया के एक शिपयार्ड के साथ, ज़्वेज़डा करके कंपनी का नाम है, कमर्शियल शिप्स के निर्माण के लिए ये करार है। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए मझगांव डॉक लार्जली एक डिफेंस शिप प्लेयर है और ये करार आने के बाद डेफिनेटली ये बात क्लियर है कि ये सिविल शिप्स में भी एंटर करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लग रहा है कि करार होने के बाद जिस प्रकार की ऑर्डर बुक और जिस प्रकार का बिजनेस इनको मिलेगा वो मार्केट कीनली वॉच करेगी। बट डेफिनेटली करंट ऑर्डर बुक मेरे ख्याल से 6000 करोड़ के ऊपर है, तो ऑलरेडी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है और अगर ये नए बिजनेस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आगे बिजनेस को फर्दर कंट्रीब्यूट करेगा बोथ सेल्स और टॉप लाइन और प्रॉफिट से। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी खबर है। स्टॉक में तेजी जरूर आएगी, बट मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ऑर्डर बुक अभी करंटली है यहाँ से अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी होगी। तो करीबन 275-280 नियर टर्म का टारगेट बनता है और मुझे लग रहा है ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो ट्रेडिंग से ज्यादा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे और उसको थोड़ा लंबा समय के लिए रखे तो अच्छा पैसा बन सकता है। है आपके लिए मझगांव डॉक 250 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन स्टॉक जहां पर दमदार खरीदारी होती दिख रही है। सरकारी कंपनियों पर रखिए फोकस। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इस महीने सितंबर के महीने में सरकारी कंपनियों पर फोकस रखिए। पीएसयू स्टॉक्स दमदार एक्शन में आ सकते हैं जिस तरह के संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। आइए संकेत एक और स्टॉक से मिलेंगे और एक और एनालिस्ट से भी मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे और इस इंफॉर्मेशन, इस लिंक का नाम है वरुण रिसर्चिंग वरुण। तो वरुण ने वरुण पे रिसर्च की। वरुण बताइए, वरुण पर वरुण की रिसर्च का क्या नतीजा निकला है? डेफिनेटली अनिल जी, हमने जो रिसर्च की थी वरुण पे, वरुण बेवरेजेस पे, वो तो हमने वैसे तो देखिए अनिल जी 2 अगस्त को हमने सबसे पहले इसको हाईलाइट किया था ट्रेडर्स डायरी में, जब ये 760 के लेवल के आसपास ट्रेड करता था। और तब हुआ ये था कि पेप्सी और कोको कोला ने दोनों ने अपने आने वाले समय के जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया था और इसके लिए हमारा कन्विक्शन इस काउंटर पे बढ़ गया था। और तब हमने कहा था कि 1-2 महीने में 900 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, उसके आसपास से काउंटर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है और ये इसके ऊपर सुपर बुलिश है और इनका कहना है कि एक हाई कन्विक्शन आइडिया है इनके तरफ से। इन्होंने खरीदारी की सलाह दी, अपना लक्ष्य जो है 930 से बढ़ा के सीधे 1200 का कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, जो इनका बुल केस टारगेट है वो है 1450 रुपए का, बेयर केस 740 रुपए का है। अब ये इतने बुलिश क्यों है? इनका कहना है कि ये भी लॉकडाउन का मारा था और अब जैसे जैसे लॉकडाउन ईज ऑफ होंगे तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है इस कंपनी को मिलेगा। जो वॉल्यूम्स है उसमें बढ़ोतरी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो और बेहतर होने वाला है और काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट जो कंपनी लॉन्च करेगी उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। फेस्टिवल सीजन वैसे भी आ रहा है तो डिमांड वैसे भी काफ़ी हद तक पिकअप होते हुए नजर आएगी और इसके चलते आने वाले कुछ सालों में जो ईपीएस ग्रोथ है इस कंपनी की साल दर साल करीब 49% के आसपास की ग्रोथ जो है आपको वहाँ देखने मिल सकती है। ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट क्लीन कर रही है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी जो है आने वाले दिनों में कम हो सकता है और इसके लिए ये ईपीएस ग्रोथ तो होगी, साथ ही साथ जो आरओई है वो करीब 25% के आसपास पहुंच सकती है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है जो कि इस कंपनी के लिए प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी अनलॉक का ये कंपनी भी रह सकती है। इनका कहना है कि फर्स्ट हाफ FY21 में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के सेल्स वॉल्यूम में ऑलरेडी एक बेहतरीन रिकवरी देखने मिली है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिकवरी जो है वो और भी बढ़े। इसके लिए इनका ये हाई कन्विक्शन आइडिया है
1200 का तो वैसे इनका बेस केस लक्ष्य है, लेकिन बुल केस लक्ष्य देखिए 1450 के आसपास के लक्ष्य जो है वो इस काउंटर पे ये दे रहे हैं। ओके तो ये है आपके लिए वरुण बेवरेजेस। वरुण रिसर्च करके लाए हैं और जबरदस्त रिसर्च करके लाए हैं। कल श्रीकांत जी भी इसे रेकमेंड कर रहे थे, सचिन जी ने भी बात करी और किरण जी मुझे याद है कन्विक्शन के साथ आपने भी 2 हफ्ते पहले 10 की कमाई में वरुण बेवरेजेस की बात करी थी। कैसे देखें सर आज के 3% के उछाल को, और अगर ट्रेड लेना हो तो क्या रेकमेंड करेंगे? दीप बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए और बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न है अभी वरुण बेवरेजेस के। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिलीवरी बेस के लिए 850 के आसपास रहेगा और मुझे लगता है कि 4 डिजिट फिगर में ये स्टॉक जल्दी देखने को मिल जाना चाहिए। ओके तो वरुण बेवरेजेस 1000 की तरफ जा रहा है। किरण जी का भी है कन्विक्शन, 10 की कमाई में भी उन्होंने यहाँ पर खरीदारी को की राय दी है और फिलहाल हम देख भी रहे हैं स्टॉक पर है बढ़िया उछाल इस समय आते हुए वरुण बेवरेजेस। कंजम्पशन स्पेस की अगर आप बात करें तो वैसे भी हम देख ही रहे हैं कि इस स्पेस में एक्शन है, पर एक और स्पेस जहां पर बढ़िया एक्शन है रियल एस्टेट काउंटर्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स को पुल अप करिए। कल सुमित जी आप इसके बारे में बात कर भी रहे थे, आज सुबह से ही एक्शन में है और फिलहाल 9% ऊपर है प्रेस्टीज एस्टेट्स। अगर ट्रेड लिया हो सुमित जी तो क्या करना चाहिए फिर इस पर? बिल्कुल दीपांशु, आपने एकदम सही टाइम पे इसको याद दिला दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको देखा था। कल का ये पीक था हमारा क्लोजिंग सेशन में, जिसमें हमने कहा था 425 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में हफ्ते भर में देखने को मिलने चाहिए और एक दिन के अंदर ही स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% का अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने कल बाई किया होगा उनको 100% 10% के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें या प्रॉफिट बुक कर ले और स्टॉक आएंगे तब उसमें ट्रेड करें। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 399 400 के आसपास का लगा सकते हैं। 425 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक में 440 से 450 तक का मूव शॉर्ट टर्म में प्रेस्टीज में देखने को मिल सकता है। तो जिसको होल्ड करना है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करे और जो प्रॉफिट बुक करे उनके लिए थोड़ी देर में नया स्टॉक ढूंढता हूं। ओके तो अगर जिन्हें होल्ड करना है कर सकते हैं, वरना आप प्रॉफिट भी बुक कर लिए। बढ़िया मूव आ चुकी है, अच्छी गेंस आपको एक दिन में दे चुका है काउंटर। अब कुछ और काउंटर्स पर डालिए नजर और उसके लिए सुमित जी स्टॉक ढूंढ भी रहे हैं, पर एक स्टॉक जो वागले साहब की नजर पर है लगातार 10,400 की बात आपने करी थी वागले साहब एसआरएफ पर, 10,400 के बेहद करीब आ गया है काउंटर और अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। क्या एसआरएफ कोई और ट्रेड के लिए तैयार हो रहा है? वागले साहब क्या राय देंगे इस समय? दीपांशु, मुझे इसमें कोई भी रुकावट दिख नहीं रही है। मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होगी और इसका अगला टारगेट लगभग 10,680-690 मतलब प्रैक्टिकली 10,700 का है। अभी 10,361 है। अभी थोड़ी देर पहले इसने कैलाश 3 दिन के टॉप्स को ब्रेक किया है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बिठाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि स्टॉप लॉस 10,100-120 के आसपास है, जो काफी लंबा है ट्रेडर के लिए। तो किसी ने बाय किया है ऑलरेडी या डिलीवरी के तौर पे है तो बिल्कुल बने रहे। मेरे को कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई देती है और 10,700 तक के लेवल्स मैं देख रहा हूँ यहाँ से भी। ओके तो 10,700 तक के लेवल्स वागले साहब देख रहे हैं। 10,400 के लेवल्स की वागले साहब ने पहले बात करी थी। 380 का फिलहाल हाई बनाया काउंटर ने, पर यहां से और बड़ी तेजी आपको एसआरएफ दिखा सकता है। अविनाश जी, कुछ दिन पहले ही 1:4 के बोनस की भी अनाउंसमेंट करी थी और एसआरएफ वन वे मूव दिखाई है स्टॉक ने। क्या इन लेवल्स पर भी खरीदारी की राय देंगे या थोड़ा ओवर हीटेड है और अगर किसी को बोनस का बेनिफिट लेना है तो खरीदना चाहिए? क्या राय देंगे सर आप? मुझे लग रहा है कि एसआरएफ में अभी भी मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग आएगा और बोनस भी दीपांशु इन्होंने एक काफ़ी मेजर्ड बोनस दिया है 1:4, ऐसा नहीं कि 1:1 या 1:2 दिया है। तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले साल में इक्विटी डाइल्यूशन भी ज़्यादा आएगी नहीं, प्लस अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंपनी अपने एनलार्ज इक्विटी पे अच्छी तरह से मेंटेन करने की कैपेसिटी रखती है। सबसे बड़ी बात जो एंड यूजर सेगमेंट्स है, जो टायर कॉर्ड है, इंडस्ट्रियल गैसेस सेगमेंट है, वहां पे एसआरएफ की काफी मजबूत पकड़ है और हमको लग रहा है कि मार्जिन्स एज वेल एज वॉल्यूम्स आने वाले क्वार्टर्स में और भी अच्छी तरह से बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से जिनको खरीदना है वो अभी भी कम बोनस खरीद सकते हैं, उनको बोनस का थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा तो उनकी कॉस्ट एवरेज हो जाएगी। बट मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे हैं। एक्स बोनस होने के बाद में भी इस शेयर में काफी खरीदारी आएगी, ऐसा मेरा मानना है।
तो ये है SRF, जहां पर खरीदारी बरकरार रहने की उम्मीद, स्टॉक में है दमदार प्रदर्शन। आइए एक बड़ी और दमदार खबर की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर जो एविएशन स्टॉक्स के लिए बेहद अहम है, पूरे सेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चेतन बताइए क्या है बड़ी खबर और आज क्या कुछ बड़े डेवलपमेंट होने जा रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री को लेकर? सर, आज एविएशन सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। इनफैक्ट जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 4 बजे एक बहुत अहम महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जो एविएशन सेक्टर में प्राइस कैप हटाने पर डिस्कशन हो सकता है। सरकार और एयरलाइंस फ्लाइट कैपेसिटी को रिलैक्स करने पर भी चर्चा करेंगी, क्योंकि जैसे जी बिजनेस ने पिछले हफ्ते भी रिपोर्ट किया था कि जो एयरलाइंस है वो 85% बढ़ाने की डिमांड कर रही है। अभी जो है 72% तक उस पर स्थित है। जो भी अपना फ्लाइट कैपेसिटी है उस पर भी 72 से 85 बढ़ाने तक की बात करी जा रही है। तो एयरलाइंस का डिसीजन है कि 85% वही वो इंडिया से आपको दोबारा कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि हाँ, डेफिनेटली प्राइस कैप हटाने पर भी काफ़ी अहम चर्चा आज होगी। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस पर एक अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि एक सिंपल फैक्टर ये है सर कि कोविड की थर्ड वेव अभी एंटिसिपेट नहीं करी जा रही है। एक एंडेमिक स्टेज है कोविड का, जैसे WHO भी कह रहा है और हिंदुस्तान में भी ऐसी बातें मानी जा रही है। तो डेफिनेटली प्राइस कैप हटाने पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। इनफैक्ट एविएशन मिनिस्टर एयरलाइंस ने प्रिलिमिनरी मीटिंग में भी यही डिस्कशन किया था, जो पिछले आई थिंक 10-15 दिन पहले हुई थी। जी बिजनेस ने भी रिपोर्ट की थी वो खबर। तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एविएशन सेक्टर के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आ सकती है, क्योंकि प्राइस कैप और फ्लाइट कैपेसिटी दोनों मुद्दे डिस्कस होने वाले हैं। बस तो एक तरफ सीटें बढ़ जाए और दूसरी तरफ किराया बढ़ जाए, और एविएशन कंपनियों को क्या चाहिए, क्योंकि पैसेंजर तो तैयार ही हैं। रिवेंज टूरिज्म वाला मामला हो या फिर बिजनेस बढ़ाने वाला, ज़बरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है और उस लिहाज से लगता है कि इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है। चेतन, ये बताइए कि आज बैठक तो होने जा रही है 4 बजे, लेकिन क्या आज ही इस बैठक में फैसला हो जाएगा किराया बढ़ाने को लेकर? जो छूट सरकार देना चाहती है एविएशन कंपनियों को, और हाल ही में हमने देखा भी कि मिनिमम किराए की उन्होंने कैप भी लगा दी कि उतना आप कम से कम रख सकते हैं किराया, तो कम से कम अब किराए और नीचे नहीं जा रहे हैं। क्या ये सब फैसले आज ही हो जाने वाले हैं या आज चर्चाएं होंगी, फैसले होने में वक्त लग सकता है? सर, बेसिकली एक और एजेंडा आइटम जो मैं बताना एकदम दिमाग से निकल गया, वो ये भी था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ऑपरेट करने पर चर्चा हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप पूछ रहे हैं सर कि ये फैसला आज हो सकता है, नहीं, वो सर थोड़ा सा अभी डाउटफुल है, क्योंकि ये राउंड ऑफ मीटिंग्स काफी चलती रहती हैं एंड मिनिस्ट्री सिर्फ एयरलाइंस की नहीं, बाकी स्टेक होल्डर्स की भी बात सुनती है। तो हमारे सोर्सेज जो है अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि अनाउंसमेंट आज होगी कि आने वाले दिनों में होगी डेफिनेटली। बट जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि इसी महीने ये अनाउंसमेंट आ सकती है। लगभग 10 से 15 दिन लग सकते हैं इस अनाउंसमेंट को आने के लिए। बिल्कुल, तो थोड़ा समय लग सकता है अनाउंसमेंट आने के लिए। बट अनिल जी, कैसे देखें इस खबर को? अगर पूरी क्षमता पर इन्हें ऑपरेट करने की मंजूरी मिल जाती है और प्राइस कैप्स भी हटा दिए जाते हैं, तो कैसे समझें? वैसे तो 85% तक ले जाने की बात कर रहे हैं और ट्रैवल सीजन भी आ रहा है, टूरिस्ट सीजन भी आ रहा है, तो कैसे देखें इस खबर को इस अहम डेवलपमेंट से पहले? दीप, अब ये अलग बात है कि ये डिसीजन आज होगा या कल या फिर इस महीने में, जैसा चेतन कह रहे हैं, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है। लेकिन ये डिसीजन होगा, ये अंदाज़ा लगाना आसान काम है, क्योंकि ऑलरेडी अगस्त में मीटिंग हुई थी, तब भी चेतन ने ये स्टोरी ब्रेक की थी। आज फिर से 4 बजे बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। खुद नए विमानन मंत्री सिंधिया साहब इसकी अध्यक्षता करेंगे। सारी एयरलाइंस कंपनियां इसमें शामिल होगी, एविएशन मिनिस्ट्री के आला अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो ये फैसला होना तय है। देखिए, सरकार ने सोच लिया था कि अल्टीमेटली कब तक आप एविएशन सेक्टर को दबा कर रखेंगे, क्योंकि अगर एक एक करके एयरलाइंस बंद होगी तो फिर चलेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर एयरलाइंस प्रॉफिट बना सकें, ढंग से काम कर सकें, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी होगी। एक, किराए में छूट, उस पर सरकार तैयार हो चुकी है। दूसरा, कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर कोविड के बाद धीमे धीमे कैपेसिटी जो बढ़ाने की बात थी 62-63% तक हम पहुंचे हैं, अब 85% कैपेसिटी कर दी जाएगी। और वैसे भी 90-92-93% के ऊपर तो लोड फैक्टर कभी जाता नहीं है। सो मेरे ख्याल से ये दोनों ही चीज़ें होने के बाद मुझे लगता है दोनों कंपनियों के लिए बड़ी राहत की, ये पूरे सेक्टर के लिए और इन दोनों कंपनियों के लिए जो लिस्टेड है, इनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। और अगर ऐसा डिसीजन आज होता है तो कल इन शेयरों में बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, और नहीं तो फिर सितंबर के लिहाज से प्लस
इंटरनेशनल ट्रैवल भी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी अगर अब खुलने की तैयारी में, तो वो भी इनकम के लिए बड़ी फ़ायदे की बात होगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है इस सेक्टर के लिए ये बड़ी रिलीफ वाली खबर है, अच्छी खबर है जिस पर फोकस करना चाहिए। आइए इंडिगो, इसके चार्ट्स पर एक बार राय ली जाए और जान लें कि इस स्टॉक में किस तरह का एक्शन है। मुदित जी देखिए इसके चार्ट्स और दीजिए अपनी राय। ओह सॉरी, कुणाल जी जरा चार्ट्स देखिए, इसकी राय दीजिए। अरे जी बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप वीकली बेसिस पर देखें, डेली चार्ट्स पर तो शानदार अप ट्रेंड हमने पिछले कुछ दिनों में देखा ही है, लेकिन अगर अनिल जी थोड़ा सा मध्यम अवधि का चार्ट देखें तो मुझे लगता है आज एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट इंडिगो में आता हुआ इस सप्ताह के अंत में दिखाई दे रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है ये स्टॉक को काफी ऊपर ले जा सकता है। मेरा अनुमान है कि स्टॉक में आपको 2300-2400 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो इंडिगो जिन्होंने खरीदा हुआ है निचले स्तरों पर बिल्कुल होल्ड करें। गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है और मुझे लगता है कि इसमें 2400 के लेवल्स आएंगे तो हर डिप में बाय करना चाहिए। ओके, तो गिरावट में खरीदारी करें और हर डिप पर ऐड करें, यह है आपके लिए इंडिगो पर राय। एक्शन में भरपूर है एयरलाइन स्टॉक्स, नजर रखिए बड़ा डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव खबर चेतन आपके लिए लाते हुए। पर बाजार में जो एक्शन है इसमें आपको क्या करना चाहिए, आइए चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर सुबह से ही ट्रेड कर रहे हैं, अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है बट पॉजिटिव है। नास्डैक फ्यूचर्स हल्की फुल्की आप खरीदारी देख रहे हैं। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल में भी हल्की खरीदारी आपको दिखेगी सर। गोल्ड एकदम स्टेबल है इस समय। अमेरिका की बात करें तो उनकी बॉन्ड यील्ड हल्की सी बढ़कर 1.3% के आसपास आती हुई दिख रही है। कोई बड़ा एक्शन यहां पर नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आज शाम को जो यूएस का जॉब्स डेटा आने वाला है उसी पर सबकी नजर बनी हुई है सर। तो उससे पहले पॉजिटिव मोमेंटम है बाजार का, बट कोई बड़ी मूव आती हुई नहीं दिख रही है। बताएं सर कैसे देखना चाहिए एक्शन को, क्योंकि मंडे को भी यूएस के बाजार बंद हैं, तो एक्चुअली आज के एक्शन के बाद 3 दिन यूएस में भी कुछ नहीं होने वाला है। तो शांति है ना, बढ़िया है। बंद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे भी अपने दम पर बढ़े ही जा रहे हैं दीप, तो कोई ऐसे चिंता की बात तो है नहीं। डाउ फ्यूचर्स कोई बहुत उछल कूद करेंगे ऐसा भी नहीं लग रहा। पिछले 4 दिनों से अमेरिका का ट्रेडिंग रेंज बहुत छोटा हो रहा है। कल 150 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर डाउ ने ट्रेड किया, करेक्ट। और ऐसे में अगर छोटी रेंज में 40-45 पॉइंट भी डाउ ऊपर है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ग्लोबल संकेत ठीक है, हमारे अपने संकेतों में आइए। निफ्टी देखेंगे तो अच्छे लगेंगे। रिलायंस की लीडरशिप है, आपको बताया कि एक हैवी वेट चल रहा है, पीछे इंडेक्स मैनेज हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, गिरेगा नहीं। 17,200 इसके नीचे बंद नहीं होगा निफ्टी आज, इसकी संभावना पूरी है। 17,200 के पुट ऑप्शन पर हैं 41 लाख शेयर जुड़े और उसमें से 18 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो आपके लिए 17,150 17,200 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि आपके लिए रिस्क कितनी है, 100-125 पॉइंट की महज। अब लाइफ टाइम हाई पर 100-125 पॉइंट की रिस्क मतलब 1% की भी नहीं है। इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। 17,200 17,235 की रेंज में अगर आखिरी 1 घंटे में निफ्टी नीचे आता है, जो आ भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी की हालत को देखते हुए अगर एक झटका नीचे दे आए तो 17,200 17,235 की रेंज में आपको खरीदना चाहिए। वहां पर खरीदारी करने की कोशिश करें, और अदरवाइज आपकी खरीदारी की हुई है पोजीशन तो होल्ड करें। ये आपके लिए राय निफ्टी पर। या फिर 17,325 को पार हो जाने दें, जो सुबह भी हमने कहा था 17,275 17,325 आपकी वो रेंज है जहां पर अटकेगा। एग्जैक्टली 17,321 का हाई है, करेक्ट। वहां पर इसको रुकने दें। अगर इसके पार किया तो भी निकल जाएंगे, खरीदेंगे, और 17,200 के नजदीक आया तो भी खरीदेंगे। खरीदना ही है निफ्टी में, कहीं कोई मंदी वाला मामला है ही नहीं। सिंपल ये चीज़ ध्यान में रखिए, बिठा लीजिए दिमाग में, बेचना नहीं है। अगर बेच के ठीक है 25-50 पॉइंट आप नीचे ले पाए वो एक अलग चीज़ है, बट अदरवाइज जो एक व्यू बना कर रहना कि व्यू तेजी का है, वो व्यू आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो ये तो बात होगी निफ्टी की। और ऊपर में निफ्टी 17,325 के पार करेगा तो और 50-75 पॉइंट की तेजी आज और सोमवार में बन जाएगी निफ्टी। बैंक निफ्टी परफेक्ट बाय जोन में आ रहा है दीप, परफेक्ट बाय जोन में। आपको याद होगा आज की जो सुबह की जो बाय जोन दी थी बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय, आप देखिए 34,675 34,575, माफ कीजिएगा 36,475 36,575, इस रेंज में मैंने कहा था कि यहाँ है तो खरीदारी कीजिए। आपका आज का हाई देख लीजिए 36,563, एग्जैक्टली 36,575 के सपोर्ट लेवल पर रुका है। वापस से ये नीचे आता है तो डेफिनेटली खरीदना है आपको। 36,575 पे लीजिए, 475 पे लीजिए, 425 पर भी लीजिए।
यहाँ से लेके 36,350 तक ये बाय जोन है, सेल जोन नहीं है। अगर आपने पहले ऊपर में नहीं बेचा तो अब यहाँ बेचना नहीं, यहाँ खरीदना है। डरिए मत बैंक निफ्टी की कमजोरी से। बैंक निफ्टी का सिस्टम सिंपल है, एक दिन मजबूती एक दिन कमजोरी, एक दिन मजबूती एक दिन कमजोरी। चढ़ चढ़ के मत खरीदिए, ब्रेकआउट पे मत खरीदिए, जब नीचे आता है तब खरीदिए। सपोर्ट लेवल पर बैंक निफ्टी को लीजिए, ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। निफ्टी को ब्रेकआउट पे लेंगे चलेगा, बैंक निफ्टी को सपोर्ट पे लेंगे दौड़ेगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी अब खरीदारी की रेंज में आ रहा है। तो 157 पॉइंट नीचे डरिए मत। ऊपर से देखेंगे तो मुझे पता है कि 37,140 से गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये तो चलेगा, होगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आपको खरीदना है 475 में लीजिए, 575 में लीजिए, नीचे 350 का स्टॉप लॉस रख लीजिए और एक्यूमुलेट करिए। ऊपर में बैंक निफ्टी भी वापस आपको जो लेवल्स दिखाएगा ऊपर की तरफ के, वो 36,825 नोट कर लीजिए, 36,900, 37,000, 37,100, ये चारों लेवल के लिए बैंक निफ्टी बाय रेंज में आ रहा है। बैंक निफ्टी बाय रेंज में आ रहा है, निफ्टी मजबूत है ही, मुझे कहीं कोई खराबी नहीं दिखती थी जी। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी बाय जोन में अब आते हुए दिख रहा है, सपोर्ट के करीब है और अच्छी खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर दिखेंगे। और निफ्टी तो 17,200 के सपोर्ट के ऊपर ही रहने वाला है, तो वहाँ पर भी कोई एक्शन, कोई गिरावट नहीं है, बट एक्शन भरपूर होने वाला है। तो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा कन्विक्शन अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से और मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। इस बीच दीप एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। सुबह आज हमने सरकारी बैंक खरीदारी करने की राय दी थी और मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि इसको हफ्ते भर के लिहाज से खरीद के रखिए, डे ट्रेड नहीं है, बहुत क्लियरली बोला है। अभी भी फिर बोल रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। आप हफ्ते भर के लिए 5 से 15% के मूव के लिए सरकारी कंपनियों में, सरकारी बैंकों में निश्चित तौर पर इन्वेस्टेड रहिए। आप फ्यूचर्स में नहीं कर सकते। सारे सरकारी बैंक 50, 75, 100, 150 रुपये वाले हैं। आराम से डिलीवरी लेके रख लीजिए, थोड़ा खरीदिए। इस मार्केट में लाइफ टाइम हाई पर पैसा बनाने का एक ही मंत्र है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी स्टॉक में भी, इंडेक्स में भी। अगर आप थोड़ा खरीदेंगे, डिलीवरी लेकर खरीद कर शांति से बैठ जाएंगे, आपके पैसे बन जाएंगे। नहीं तो 1 रुपया ऊपर नीचे होने में फिर आप डरेंगे, गड़बड़ाएंगे। तो किसी को आपने कोई भी सरकारी बैंक खरीदा है, आप आराम से हफ्ते भर का व्यू रखिए, शांति से लेकर बैठिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होगा, डरना नहीं है। बिल्कुल, मार्केट ऊपर नीचे होगा, डरना नहीं है। डिप पर खरीदारी करनी है और कन्विक्शन के साथ रहना है, लेवल्स को करना है रिस्पेक्ट। चलिए, ये है आपके लिए इस समय मार्केट स्ट्रैटेजी और एक्शन भरपूर इस समय बाजार का। पर जैसा मैं बोल रहा था, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस नजर रखिए, क्योंकि अब 15% ऊपर ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर पहले जब किरण जी से हमने बात करी थी, 11% ऊपर था। इन्होंने कुछ बड़े अपडेट्स दिए हैं अपने लेंडिंग टारगेट्स को लेकर, जिसकी वजह से बाजार काफी एक्साइटेड है इस काउंटर के लिए। तो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस नजर रखनी है इस पर। नजर रखिए टायर काउंटर्स पर भी। आज सुबह टीवीएस श्रीचक्र की बात हो रही थी, बालकृष्ण पर आपके लिए कॉल्स आई हैं। जेके टायर, इस पर भी एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है, 7% ऊपर जेके टायर का काउंटर इस समय दिख रहा है। सुमित जी, क्या चल रहा है जेके टायर के चार्ट में सर? जेके टायर के अंदर सडन अपवर्ड मूव स्टार्ट हुआ है। जेके टायर के अंदर मेरे को लग रहा है जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो तो होल्ड करके चले, और हो सकता है यहाँ से अभी और ऊपर का मूव बने। पिछले कुछ दिनों के साइडवेज और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक के अंदर एक मूव देखने को मिल रहा है। 154, 155 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 160 से 165 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में जेके टायर में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी बाई किया, पोजीशंस होल्ड करके चले। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 147, 148 के आसपास बनेगा। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 165 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 165 तक के टारगेट के लिए नजर रखिए। जेके टायर, बड़ा स्पाइक आपको ये काउंटर इस समय दिखा रहा है। वागले साहब ने शुरू किया ट्रेंड पिक ऑफ द वीक ही पहले देने का। अब राकेश जी, कुणाल जी तो यूजुअली पिक ऑफ द डे एक दिन पहले दे देते हैं, उनकी भी पिक ऑफ द वीक तैयार है आने वाले हफ्ते के लिए। तो आइए जानते हैं क्या है ये बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए पिक ऑफ द वीक। बताएं सर। दीपांशु, आपने थोड़ा हमारा सरप्राइज कम किया है, लेकिन स्टॉक वही है जिसका जिक्र अभी आप और सुमित जी कर रहे थे। स्टॉक का नाम है जेके टायर्स। बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, और मेरा और राकेश जी का मानना यह है कि टायर स्टॉक्स में आपको एक तरफा रैली देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत हमेशा से जेके टायर से होती है, और इस बार भी जेके टायर में एक बड़ा ब्रेकआउट सबसे पहले आता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। ओवर टू राकेश। देवांशु, क्लियर कट एक रिवर्सल है जेके टायर के अंदर। ये हमारा नेक्स्ट वीक के लिए पिक ऑफ द वीक है। 147
147 का स्टॉप लॉस है, 163 पहला टारगेट, 166 पहला टारगेट, 173 दूसरा टारगेट, और एक बार 163 के लेवल्स आते हैं तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम पर लेके आए। ओके, तो ये है आपके लिए जेके टायर्स। यहाँ पर जबरदस्त एक्शन बन रहा है, पर जेके नाम के एक और काउंटर में आप बढ़िया तेजी देख रहे हैं, जेके सीमेंट। जरा इसको भी पुल अप करिए, क्योंकि इस पर भी हमने एक्शन देखा है। आज आपको करीब 1% ऊपर दिखेगा, पर इस हफ्ते 10 से 12% की तेजी ये काउंटर दिखा चुका है। तो जेके टायर्स पर तो आपके लिए खरीदारी की राय आ गई है, पर क्या चल रहा है जेके सीमेंट में, आइए इसके बारे में जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, जेके सीमेंट के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंपनी करीब 3000 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंशन और केपिक्स प्लान कर रही है। अगले 2 सालों में प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 15 मिलियन टन से 23 मिलियन टन करने का यहाँ पर कंपनी का इरादा है। दरअसल उत्तर प्रदेश और मध्य भारत इन रीजन्स को फोकस कर रही है और वहां पर अपनी पहुंच कंपनी लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पन्ना और हमीरपुर यहाँ पर इनके एक्सपेंशन प्लान्स जो कि ऑलरेडी ऑन गोइंग है वो भी फिलहाल पटरी पर चल रहे हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर भी बेहतर स्थिति दिख रही है और ऑन टाइम यहाँ पर ये कंप्लीट होने के आसार दिख रहे हैं। कंपनी आगे और 4 मिलियन टन विस्तार करने के पर फोकस भी कर रही है। पन्ना और हमीरपुर एक्सपेंशन प्लान्स की जो मैं बात कर रही हूँ उसकी डिटेल्स अगर देखें, हमीरपुर प्लांट की कैपेसिटी 2 मिलियन टन की है। 2970 करोड़ के खर्च से कंपनी पन्ना और हमीरपुर प्लांट का विस्तार करने जा रही है। पन्ना प्लांट से एमपी की सीमेंट मांग पूरी होगी, हमीरपुर प्लांट से यूपी की सीमेंट मांग जो है वो पूरी होती हुई देखने को मिलेगी। पन्ना प्लांट की उत्पादन क्षमता 15 मिलियन टन की है और कंपनी ने हाल ही में जैसलमेर के लाइमस्टोन माइन का अधिग्रहण भी किया है। तो कंपनी काफी ज्यादा एक्विजिशन और केपिक्स पर फिलहाल फोकस कर रही है। इनकी ग्रे सीमेंट कैपेसिटी की अगर बात करें, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और गुजरात में 12 मिलियन टन की ग्रे सीमेंट कैपेसिटी है, तो कर्नाटका में 3 मिलियन टन की ग्रे सीमेंट कैपेसिटी कंपनी के पास है। एक्सपेंशन प्लान है जिसके चलते जेके सीमेंट फिलहाल फोकस में लग रहा है। बिल्कुल, एक्सपेंशन प्लान्स हैं और सीमेंट स्पेस पे हम देख रहे हैं वापस एक्शन भी बनते हुए दिख रहा है। मॉनसून अब अपने आखिरी चरण में है और फिर से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप होने का भी पूरा अनुमान है। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं आप जेके सीमेंट को। सर, आपकी कोई राय, ये जो एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में कंपनी बात कर रही है सर? इनफैक्ट दीपांशु, मानसून खत्म हो रहा है और नॉर्मली हमने देखा है कि सीमेंट कंपनीज पोस्ट मानसून बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वॉल्यूम में रिकॉर्ड करती है। हालांकि इस बार क्या हुआ है कि प्राइसिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि प्राइसिंग डिसिप्लिन काफी कंपनीज ने मेंटेन किया है। रही बात जेके सीमेंट की, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो एक्सपेंशन है इसका इम्पैक्ट आपको अगले साल देखने को मिलेगा। काफी बड़ा एक्सपेंशन है और जिस प्रकार से इन्होंने एक्सपेंशन अनाउंस किया है, हमको लग रहा है कि कैपेसिटी एक बार बढ़ने के बाद इनको डेफिनेटली वॉल्यूम में और प्राइसिंग में काफी बेनिफिट मिलेगी। तो लंबे अवधि के लिए डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है। इन द नियर टर्म डेफिनेटली सेंटिमेंटल न्यूज फ्लो अच्छी रहेगी, लेकिन जो अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा वो मेरे ख्याल से FY23 से आएगी। तो नेट डेफिनेटली पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स है और हमको लग रहा है कि ये ऑब्वियसली जो मार्केट्स को केटर करते हैं नॉर्थ और वेस्ट में, यहाँ पे डेफिनेटली प्राइसिंग प्रेशर नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक्सपेंशन काफी टाइमली भी लग रहा है। बिल्कुल, तो बढ़िया एक्शन आ सकता है। जेके सीमेंट पर आपको रखनी चाहिए नज़र। वैसे हम सीमेंट पैक पर पिछले 2-3 दिनों से हमारे एक्सपर्ट्स बात भी कर ही रहे हैं और इस स्पेस पर थोड़ा रिवाइवल भी आते हुए दिखा है। तो जेके सीमेंट ये होना चाहिए आपके रेडार पर, जहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक्शन बन रहा है रियल एस्टेट काउंटर्स में, नजर रखिए। शोभा एक और काउंटर, प्रेस्टीज एस्टेट्स की अभी हमने बात करी थी, शोभा पर भी आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, तो वो भी एक स्टॉक है जिसमें मूव आ रही है। जेके टायर्स की बात करी थी, अपोलो टायर्स पर भी हल्की हल्की मूव इस समय निचले स्तरों से आती हुई दिखी है। तो ये एक और काउंटर है जो थोड़ा तेजी में आते हुए दिख रहा है। पर मेटल्स यहाँ पर जो तेजी बनी हुई है, इसमें क्या करना है? सुमित जी, जरा नैल्को के चार्ट्स को देखें। थोड़ा ऊपरी स्तरों से ये हल्का फिर से हुआ है। क्या ये वापस खरीदारी का मौका है नैल्को में, जिस तरह से मेटल काउंटर्स में आज तेजी बन रही है? बिल्कुल हाँ दीपांशु, ये खरीदारी का मौका है। सेंचुरी लगाने को तैयार है। ये स्टॉक जल्दी ही आने वाले दिनों में 100 के लेवल क्रॉस करेगा। जिन्होंने बाय करके रखा है होल्ड करें, कोई भी टिप आता है 90 रुपए तक तो फ्रेश खरीदारी करें। 98 से 100 के इमीडिएट टारगेट होंगे और एक बार 100 का लेवल क्रॉस हुआ तो 15 से 20% का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से मेटल पूरा सेक्टर मजबूत है, डिप्स में खरीदारी करें।
बिल्कुल, तो मेटल सेक्टर मजबूत है, थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है नैल्को, वापस आपको एंट्री का मौका भी इस पर आते हुए दिख सकता है, तो नजर रखिएगा इस काउंटर पर। एक और स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में रहा है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इस पर बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है और आज सुबह तो एक जबरदस्त तेजी थी, अभी भी अपनी गेन्स होल्ड करते हुए दिखा है। क्या हुआ है L&T टेक में, आइए जानते हैं इसके बारे में कुशल के साथ। कुशल बताएं। माफ कीजिएगा वरुण हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा वरुण, बताइए क्या चल रहा है L&T टेक में। ओके दीप, तो बताता हूँ कि L&T टेक में चल क्या रहा है। तो दरअसल यहाँ पे एक एनालिस्ट की कॉन कॉल हुई थी, बेसिकली इन्होंने उसमें काफ़ी कुछ कहा है और ये सुनने के बाद जितने भी ब्रोकिंग कम्युनिटी है या फिर जितने भी इन्वेस्टर्स, जितने भी ट्रेडर्स है, उनको इस कंपनी पे जो भरोसा है वो और भी बढ़ गया। इसके लिए स्टॉक जो है लाइफ हाई पे चल रहा है। इनका कहना है कि Q2 Q3 FY23 तक $250 मिलियन के आसपास की औसत आय का लक्ष्य जो है वो इस कंपनी ने रखा है। फिलहाल करीब $206 मिलियन के आसपास की आय करती थी कंपनी, यानी कि यहाँ से 20% के आसपास की लगभग ग्रोथ जो है वो ये कंपनी डिलीवर करेगी। और Q2 Q3 FY23 तक, FY25 तक 18% की ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उसका लक्ष्य ये कंपनी ने रखा है और कह रहा है कि वो पूरी संभावना है। फिलहाल करीब 14.5% के आसपास है, यानी कि यहाँ से करीब 3.5% के आसपास की बढ़त जो है आपको इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में देखने मिलेगी। FY21 से FY25 के बीच आय में करीब 19% सालाना ग्रोथ का CAGR की अनुमान ये लगा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल प्रोडक्ट जो है उसमें सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर जो है वो ये दो सेगमेंट्स जो है वो इस कंपनी के बन सकते हैं। वहीं FY24 तक जो ग्राहकों की सूची है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी करने के ऊपर ये फोकस करने वाले हैं। जो 50 मिलियन के आसपास के ग्राहक है, $50 मिलियन के आसपास के जो ग्राहक है, फिलहाल कोई भी नहीं है, उसको बढ़ा के 1 तक लेके जाएंगे। 30 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास के जो ग्राहक है उनको 6 तक लेके जाने का अनुमान है और 20 से 30 मिलियन डॉलर के आसपास के जो ग्राहक है उनको 30 से बढ़ा के 12 तक लेके जाने का अनुमान है। यानी कि जो नंबर ऑफ ग्राहक है वो ये कंपनी काफ़ी हद तक जोड़ने का प्लान कर रही है। 6 स्ट्रैटेजिक क्षेत्र हैं जहाँ पे ये कंपनी फोकस करने वाली है। एक तो इलेक्ट्रिक, ऑटोनोमस और कनेक्टेड व्हीकल्स जो है वहाँ पे कंपनी फोकस करेगी। मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है उस पर कंपनी फोकस करने वाली है। 5G यहाँ पे कंपनी का काफ़ी फोकस होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रोडक्ट जो है वहाँ कंपनी फोकस करेगी। डिजिटल मार्केटिंग और सस्टेनेबिलिटी पे भी कंपनी का पूरी तरह से फोकस रहने वाला है। तो जो इन्होंने एनालिस्ट कॉल की थी उसमें जो टेक अवेज इस कंपनी ने दिए हैं वो लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं और इसके लिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने मिल रही है। 4000 के ऊपर मेरे ख्याल से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपने लाइफ हाइस पे ये काउंटर जो है वो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और हिमांशु जी ने इस पर खरीदारी की भी राय दी थी, उनके टारगेट्स भी आते हुए दिखे। इससे पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर राय दी है। ग्रोथ एरियाज पर कंपनी का है फोकस और इसलिए L&T टेक आपके रेडार पर होना चाहिए। वागले साहब, आपके रेडार पर है L&T टेक 4300 के लेवल पर, क्या राय देंगे सर? दीपांशु, बुलिश व्यू है। 4380 4400 तक ये पोजिशनल जाना चाहिए। 4210 4220 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए L&T टेक जहां पर रखनी है नजर रखते हैं नितिन जी की कॉल। बिगुल उनके लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरार का। बताएं नितिन जी। देखिए, बैंक निफ्टी की हम यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड लेंगे और 36,700 की कॉल ऑप्शन लेनी है और 37,000 की कॉल ऑप्शन बेचनी है। इसमें कॉस्टिंग आपकी 122 से 123 रुपए की आती है। स्टॉप लॉस आपका होगा 70 रुपीज़ का, यानी मैं 50-55 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ। और ऊपर टारगेट होंगे जो 125 रुपए का डिफरेंस है, ये बढ़ के करीब 250 हो सकता है। ये बुल कॉल स्प्रेड लेने का रीजन ये है कि 36,500 पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट लेवल है ओपन इंटरेस्ट है पुट्स का, और हम डिप पे उसी सपोर्ट लेवल के आसपास है, यानी वहाँ से 150 पॉइंट ऊपर है, इसलिए हम बुल कॉल स्प्रेड ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पिछली एक्सपायरी में भी 36,500 रेगुलर सपोर्ट बना रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो अगली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी होगी, वो 37,000 के ऊपर होनी चाहिए। इसलिए हम बाय ऑन डिप बुल कॉल स्प्रेड ले रहे हैं। 36,700 की हम कॉल ऑप्शन लेंगे और 37,000 की कॉल ऑप्शन बेचेंगे। 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए बुल कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी पर। अनिल जी भी थोड़ी देर पहले यही सलाह दे रहे थे कि डिप मौके का इंतजार है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर है बैंक निफ्टी, यहां से आपको ऊपर की ही मूव आती हुई दिख सकती है। नितिन जी भी आपके लिए स्प्रेड इसी व्यू से बना रहे हैं। अगले एक्सपायरी यानी कि 9 सितंबर तक आप 37,000 पर बैंक निफ्टी को देख सकते हैं।
तो चलिए बैंक निफ्टी पर बुल स्प्रेड आपके लिए आते हुए दिख रहा है नितिन जी की तरफ से, और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर ही फोकस कर लेते हैं क्योंकि एक्शन वहां पर भरपूर है। हालांकि मौके हर बैंकिंग स्टॉक पर आपको नहीं आते हुए दिख रहे हैं, बट डेफिनेटली जिस तरह से एक्शन बन रहा है बैंक्स में, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और स्पेशली जो अनिल जी कह रहे थे, पीएसयू बैंक्स में बढ़िया तेजी का रुझान है। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों पर अनिल जी की खरीदारी की भी राय आई थी। सुमित जी, पीएनबी पर आपसे भी राय लेना चाहूंगा। 38 के लेवल पर है, 36, 37 के सपोर्ट को होल्ड करते हुए दिखा है। पीएनबी पर कैसा एक्शन देखते हैं सर? बिल्कुल दीपांशु, कल भी हमने स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था, तब भी हमने कहा था कि 38 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगा तो 42 से 45 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में पीएनबी में देखने को मिल सकता है। आज स्टॉक 200 डीएमए लेवल तोड़ा है, 38 के ऊपर एक तो क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, जैसे ही क्लोजिंग आती है और उसके नेक्स्ट डे ऊपर का मूव देखने को मिलता है तो आप समझिए कि पीएनबी में एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में ऊपर का मूव लगता है, कोई भी डिप आती है तो खरीदारी करें, एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, ऊपर का मूव हफ्ते से 10 दिन में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो हफ्ते 10 दिन में आपको बढ़िया ऊपर का मूव आते हुए दिखना चाहिए। पीएसयू बैंक्स पर रखिए नजर और पीएसयू स्टॉक्स पर रखिए नजर, जैसा अनिल जी कह रहे थे। अविनाश जी, आपसे एक बैंक पर राय लेनी थी, कोटक बैंक, क्योंकि अगर आप बाकी बैंक से मुकाबले देखें तो कोटक बैंक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। कोई फंडामेंटल रीजन सर जिसकी वजह से कोटक बैंक पर इतना एक्शन नहीं दिख रहा है? आपका क्या व्यू है इस काउंटर पे सर? मुझे लग रहा है कि आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस कई कारणों से है। एक तो जो आरबीआई का इशू था प्रोमोटर के शेयर को लेके, वो थोड़ी सी वहां पे दिक्कत थी। और दूसरे मुझे लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है इनके लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ नंबर, अगर दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वहां पे नंबर्स थोड़े से स्लो थे, लेकिन इनका रिटेल बुक अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। इनका जो कैपिटल मार्केट्स का जो बिजनेस है, कोटक सिक्योरिटीज, वो भी काफी अच्छा कर रहा है। तो मेरा मानना है कि कोटक बैंक चौथी लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट भी काफी एग्रेसिव है। तो अगर किसी को लंबी अवधि के लिए दीपांशु पोजीशन लेनी है तो मेरे ख्याल से इस अंडर परफॉर्मेंस को डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी समझे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक डेफिनेटली चला नहीं है, लेकिन आगे आने वाले 1-2 साल मुझे लग रहा है काफी अच्छे रहेंगे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये बैंक जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आपने जैसे कहा, ये आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और के जैसे बैंकों से डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर चुका है। बिल्कुल, तो नजर रखिए कोटक बैंक पर, थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखा है, बट यहां से एक्शन पकड़ते हुए दिख सकता है। इस बीच एक्शन पकड़ रहा है बीपीसीएल। नजर रखिए इस चार्ट पर, अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है, 2.5% ऊपर है बीपीसीएल। 490 का लेवल काफी लंबे समय बाद कवर किया है। एक बार जरा वागले साहब से बीपीसीएल की चार्ट्स पर राय लें। वागले साहब, बीपीसीएल क्या चल रहा है? 490, आप क्या राय देंगे? दीपांशु, ब्यूगल ही बजवा दीजिए, क्योंकि मेरे पास उसी में कॉल है और आपने उसी में सवाल पूछा है, तो चलो मैं उसी के बिना दे देता हूँ। 492 पे बाय करें, 487 का स्टॉप लॉस। जैसे ये 500 निकालेगा, जो मेरा मानना है 500 ब्रेक करेगा, ये 510, 515, ये मेरा बीटीएसटी मान के चलिए 515 तक के मूव्स कल एज इन मंडे को आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। चलिए, वागले साहब ने तो बिगुल का भी इंतजार नहीं किया, सीधे कॉल ही दे दी। बीपीसीएल फाइनली 500 के लेवल क्रॉस करने को तैयार है। 510 और 515 बड़े टारगेट्स वागले साहब की तरफ से निकलते हुए आ रहे हैं। और अनिल जी, आपका भी लगातार भरोसा रहा है बीपीसीएल को लेकर। 16 तारीख पर भी हमारी नजर है जब डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा बीपीसीएल पर। एक बार अनिल जी आप भी अपनी राय दें सर। जी देखिए सर, कुछ शेयरों में किसी से है ना पंगा नहीं लेना चाहिए। जब बीपीसीएल के बारे में वागले साहब बोले ना, जो वागले साहब बोले वो एकदम सही। वागले साहब ने जिंदगी के बहुत सारे सुनहरे साल बीपीसीएल में बिताए हैं। बहुत कम लोगों को शायद पता है, बहुत लोगों को नहीं होगा। बीपीसीएल में वागले साहब कितने साल काम किया है बीपीसीएल में आपने? अनिल जी, लगभग 13-14 साल। देखो 13-14, इससे समझ लीजिए बीपीसीएल कितनी अच्छी कंपनी है। 13-14 साल वागले साहब रहे। वागले साहब देश के दिग्गज हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट है और वहाँ पर इतना लंबा समय बिता कर आए, ये तो हल्की फुल्की बात है। लेकिन बीपीसीएल लगातार हम बुलिश हैं। दीप, आज बीपीसीएल ने एक काम किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, आपको याद है जिस दिन बीपीसीएल का 58 रुपये के डिविडेंड का ऐलान हुआ था, है ना, उस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया, 2-2.5 महीने हो गए, क्योंकि रिकॉर्ड डेट लेट आई थी। पहले तो मार्च में डिविडेंड आने वाला था, आया नहीं, तब लोग निराश हो गए, अरे क्या हो गया। उसके बाद आया तो लोगों को लगा कि 58 रुपये का डिविडेंड आया तो यहाँ से 58 रुपये और बढ़ना चाहिए, वो हुआ नहीं।
नीचे में 440 450 तक आया। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जिस दिन ये ऐलान हुआ था, जो मुझे याद है, उस दिन 488 490 के ऊपर बीपीसीएल गया नहीं। तो और लोग बड़े परेशान थे कि 58 रुपये के डिविडेंड के ऐलान के बाद स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है भाई। करेक्ट, सही भी है। आज पहली बार डिविडेंड का ऐलान होने के बाद इस लेवल के ऊपर निकला है। तो मेरा ये समझना है 16 सितंबर की जो रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की, हो सकता है 16 सितंबर में, वैसे तो अभी टाइम है, लेकिन 16 सितंबर के पहले पहले ये जो वागले साहब आपके टारगेट दे रहे हैं 510 515 के, ये आपके लिए आ जाएंगे। वहाँ पर फिर आप प्रॉफिट बुक करिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डिलीवरी लेकर रखिए ताकि आपको डिविडेंड मिल जाए। वैसे तो ये भी डिविडेंड स्पेशल डिविडेंड है, तो एफएनओ ट्रेडर्स को भी डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है अगर डिविडेंड की कमाई करनी है तो डिलीवरी लेकर रख लीजिए। एक बार एक्स डिविडेंड होने के बाद वापस से स्टॉक में तेजी बन जाएगी, और उससे पहले 510 515 के आसपास जो रेंज, जो लेवल्स वागले साहब दे रहे हैं, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन अभी है तो पक्के तौर पर होल्ड करिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। अभी 480 या 485 जो आपको सूटेबल लगे वहाँ पर स्टॉप लॉस कर लीजिए। मेरे ख्याल से 485 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट और बीपीसीएल में आया, जो थोड़ी और तेजी दिखा सकता है। जी दीप। बिल्कुल, तो बढ़िया ब्रेकआउट आया बीपीसीएल में और बढ़िया तेजी दिखा सकता है। अनिल जी का भी पूरा भरोसा है 510 515 के लिए। वैसे तो स्टॉक पर लंबे समय से भरोसा है और उन्होंने कहा भी है डाइवेस्टमेंट होने दीजिए, प्राइवेटाइजेशन होने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, पोर्टफोलियो में रखने लायक काउंटर है। पर अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से भी देख रहे हैं तो 510 515 तो आपके लिए आने वाला है ही, तो नजर रखिए इस काउंटर पर। इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैशेस आते हुए दिख रहे हैं। वाणिज्य मंत्री से आज उनकी बैठक भी हुई थी टेक्सटाइल कंपनीज के साथ। जहां तक एक्सपोर्टर्स का सवाल है, जहां तक थोड़ी परेशानियों का सवाल है, आजकल कंटेनर्स की शॉर्टेज भी हो रही है, एक कमेटी की मांग करी है जहां तक टेक्सटाइल स्पेस का सवाल है, और वित्त मंत्री से मांग करी है कि एक कमेटी की गठन की जाए इन कुछ इश्यूज को देखने के लिए जो टेक्सटाइल कंपनीज को इस समय अफेक्ट कर रही है। वैसे टेक्सटाइल कंपनीज के लिए ऑफकोर्स अच्छा वक्त चल रहा है जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, बट कुछ और जो पेंडिंग इश्यूज हैं वहां पर उन्होंने मांग करी है। आरओडीटीपी के तहत एसईजीज ईओयू में एक्सपोर्ट्स की मंजूरी की भी उन्होंने मांग करी है, तो कुछ और बूस्ट प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। साथ ही पीएलआई स्कीम को भी लेकर हमने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि टेक्सटाइल पीएलआई को लेकर भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। तो पूरे टेक्सटाइल स्पेस पर रखिए नजर, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स इस समय आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा टेक्सटाइल स्पेस पर राय भी ली जाए अविनाश जी से। अविनाश जी, कैसे देखें, आज एक समीक्षा बैठक हुई थी कॉमर्स मिनिस्टर के साथ और बात की जा रही है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आरओडीटीपी के तहत कुछ और डेवलपमेंट्स की। क्या व्यू है सर इस समय टेक्सटाइल स्पेस पर? डेफिनेटली दीपांशु, पॉजिटिव आउटलुक है, और स्पेशली जो होम टेक्सटाइल सेगमेंट है वहाँ पे हमको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ ऑलरेडी इंडस्ट्री दिख रही है, और ये काफ़ी इंडस्ट्री प्लेयर्स बता भी रहे हैं। आई थिंक अगर हम अरविंद की बात करें या इंडो काउंट की बात करें तो होम टेक्सटाइल्स एक ऐसा सेगमेंट है जो डेफिनेटली गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा, और डेफिनेटली कंटेनर्स की थोड़ी सी दिक्कत थी एक्सपोर्टर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव डायरेक्शन या प्रोग्राम या कंसेशंस गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि होपफुली कोविड नॉर्मल सी आती है तो एक्सपोर्ट भी पिकअप होंगे, और यहाँ पे जो ओवरऑल डिमांड सिनेरियो यूएस से बन रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए मुझे लग रहा है कि सारी कंपनी जो प्रेजेंट है वहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ओके, तो नजर रखिए एक्सपोर्ट्स पर और टेक्सटाइल कंपनीज पर जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इंडो काउंट में हम एक्शन देख रहे हैं, वर्धमान टेक्सटाइल्स, टीसीएनएस क्लोथिंग, केपीआर मिल्स, ट्राइडेंट, ये सारे के सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय। टेक्सटाइल स्पेस पर रखनी है नजर। टेक्सटाइल और साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी पर भी रखी है नजर, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले एक मूव आती हुई दिख रही थी। किरण जी, सेंचुरी टेक्सटाइल्स के भी चार्ट जरा देखें, क्या चल रहा है इस काउंटर में सर? दीप, सेंचुरी टेक्सटाइल कल 10 की कमाई में मेरा काउंटर था और बहुत ही शानदार पैटर्न है, ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पर पेशेंस विल पे ऑफ। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस 800 का रहेगा, 838 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में यानी 15-20 दिनों में लगभग 900-920 तक जाएगा, पर ये 1200 के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए अगर 6 से 8 महीने के वक्त है आपके पास तो।
बिल्कुल, तो 1200 के टारगेट्स आपको इस पर आते हुए दिखने चाहिए 6 से 8 महीने के व्यू में। सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर है किरण जी का भरोसा। और आज सुबह हमने ट्राइडेंट पर ब्लॉक डील भी होते हुए देखी थी, करीब 70 लाख शेयर्स के सौदे हुए थे, तो ट्राइडेंट पर भी आज आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। चलिए नजर रखेंगे टेक्सटाइल स्पेस, यहाँ पर बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है जहाँ तक सवाल है, और बड़े डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं और पीएलआई को लेकर भी कुछ एंटिसिपेशन है यहाँ पर, जिसकी वजह से मूव्स आते हुए दिखे हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव आते हुए दिख रहे हैं, जेएसपीएल, जरा इस पर नजर रखिए। हम बात कर भी रहे थे मेटल काउंटर्स में मूव की। नितिन जी जरा जेएसपीएल के चार्ट देखें, कोई राय सर? 400 का लेवल आते हुए दिख रहा है, फिलहाल 4% ऊपर है इस समय। देखिए पूरे मेटल्स में पॉजिटिव मोमेंटम है और मुझे लग रहा है ये 420 425 की तरफ जाना चाहिए, तो करंट लेवल पे होल्ड बनता है और मुझे लग रहा है कि ये फ्रेश मूव की तैयारी है, तो 425 की तरफ स्टॉक जा सकता है। ओके, तो 425 तक के तरफ जा सकता है काउंटर। जेएसपीएल एक शार्प स्पाइक आते हुए दिख रहा है इस काउंटर में। नजर रखिए मेटल स्पेस की ये कंपनी, आई थिंक आज एजीएम भी थी इसकी शायद, या कुछ डेवलपमेंट्स उससे रिलेटेड भी हैं जिसकी वजह से बाजार में थोड़ा एक्साइटमेंट है। और रिलायंस पर भी रखिए नजर, 2400 के लेवल पर रिलायंस आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। बड़ी मूव इस काउंटर में भी है फिलहाल, तो रिलायंस एक और मूव के लिए तैयार है, 2400 का लेवल आते हुए दिख रहा है। पर आज की सबसे बड़ी खबर एचडीएफसी लाइफ और एक्साइड लाइफ के बीच जो डील हुई है। कल ही हमने आपको इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी दे दी थी कि कैसे एचडीएफसी लाइफ एक्साइड लाइफ की खरीदारी कर सकता है, और आज सुबह इस खबर पर मुहर भी लगती हुई दिखी है। थोड़ी डिटेल्स जानते हैं इस खबर के बारे में, किस वैल्यूएशन पर हुई है ये डील, क्या सिनर्जीज मिलेंगी, क्या फायदा होगा, और ये सारी रिसर्च तैयार करी है देवांशी ने। देवांशी बताइए। बिल्कुल दिपांशु, आप देखिए आज जो बड़ी खबर आती हुई देखिए, और कल ही आपको ये एक्सक्लूसिव बता दी गई थी कि एक्साइड लाइफ में पूरे 100% का जो अधिग्रहण है वो एचडीएफसी लाइफ ने आज पूरा कर लिया है। और मैं आपको ये भी उसके लिए बोर्ड से मंजूरी मिली है। अगले 6 महीने में ये जो ट्रांजैक्शन है वो पूरे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जितनी भी मंजूरी है वो मिलती हुई दिखेगी स्पेशली इंश्योरेंस रेगुलेटर से, और उसके बाद ये डील पूरी होती हुई दिखेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो ओवरऑल डील है इसका वैल्यूएशन 6,687 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है। 2 स्टेप डील होगी। सबसे पहले तो प्रेफरेंशियल शेयर्स इश्यू करते हुए दिखेंगे, और ये जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है वो 8.7 करोड़ शेयर्स हैं जो 685 रुपीज प्रति शेयर पर इशू कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही कैश में भी ये सेकंड स्टेप डील होगी, जहां पे 726 करोड़ के कैश को कंपनी चुकाती हुई दिखेगी। डील के बाद एक्साइड एचडीएफसी लाइफ में करीब 4% का जो स्टेक है वो होल्ड करती हुई दिखेगी। साथ ही जैसे मैंने कहा कि आने वाले 6 महीने में ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर ओवरऑल सिनर्जी बेनिफिट्स की बात करें तो काफी सारे हैं। सबसे पहले जब हमने ये पूछा कि रैशनल क्या था, तो आप देखिए एक्साइड लाइफ का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस था वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही 95% का जो इनका बिजनेस है वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। उसमें भी अगर आप प्रोटेक्शन बिजनेस देखें, यूजुअली कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनके लिए प्रोटेक्शन कारोबार काफी अहम होता है, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छे मार्जिन आते हैं। 11% का जो हिस्सा है वो उनके प्रोटेक्शन कारोबार का है, जो इससे एचडीएफसी लाइफ को काफी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। नए ज्योग्राफीज में एंट्री करने के मौके मिलते हुए दिखेंगे। एक्साइड लाइफ टियर 2 टियर 3 सिटीज में प्रेजेंट था, और सबसे अहम बात यह है कि इनका जो टॉप लाइन एजेंसी बिजनेस है वहां पे लगभग 40% तक की ग्रोथ आने की संभावना है। कुल मिलाकर 10% इनके एम्बेडेड वैल्यू जो होती है, जो सबसे अहम होती है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उसमें बढ़त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही एयूएम ग्रोथ में भी करीब 10% तक की ग्रोथ का अनुमान है। 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर देगा इसका एयूएम। और इसके साथ ही आप देखिए 10 लाख का कस्टमर बेस है एक्साइड लाइफ का, ये भी जुड़ते हुए दिखेंगे। तो आने वाले समय में जो क्रॉस सेलिंग है उसका भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा, और साथ ही जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। अब अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो जितने भी इनके पीयर्स हैं वो उसके कंपैरिजन में करीब 35% के डिस्काउंट पर एक्साइड लाइफ ट्रेड करते हुए दिख रही है, और ये डील होती हुई दिखी है। तो एचडीएफसी लाइफ को काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे ये डील जरूर मिलती हुई दिख रही है। अगर आप बाकी सारी कंपनीज के वैल्यूएशंस देखते हैं, जैसे कि एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, बजाज अलायंस है, तो उनके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि अच्छे वैल्यूएशंस पर ये डील होती हुई दिख रही है। एसबीआई लाइफ करीब 3 गुना एम्बेडेड वैल्यू पर ट्रेड करते हुए दिख रही है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी 2.8 to 3 टाइम्स के आसपास FY23 एम्बेडेड वैल्यू पर ट्रेड
करते हुए दिख रही है। अब इसके साथ ही HDFC लाइफ को तो फायदा है ही, लेकिन अब एनालिस्ट का ये भी मानना है कि एक्साइड को भी इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि आने वाले समय में शेयर होल्डर्स को इसका जो डिविडेंड बेनिफिट है वो एक्साइड के शेयर होल्डर्स को मिलता हुआ दिख सकता है। तो अच्छे वैल्यूएशंस HDFC लाइफ को मिलते हुए दिखे और एक्साइड को भी आप देखिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय राय जहां तक मार्केट्स का इस डील का सवाल है। अविनाश जी, कैसे देखते हैं आप इस डील को? वैसे तो जब डील आई थी, ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म तो बेनिफिट होगा ही, HDFC लाइफ को दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी है और अच्छी कस्टमर बेस ऐड हो जाएगी, बट बात चल रही थी कि शायद थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर है, पर बाकी लिस्टेड पीयर्स के हिसाब से देखें तो ठीक ही वैल्यूएशन पर हुई है, और HDFC लाइफ की खुद की वैल्यूएशन पर देखें तो फिर थोड़ी सस्ते डील लेवल्स पर ही दिखती है। पर आपकी क्या राय है सर इस डील को लेकर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए HDFC लाइफ को तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि उनका कस्टमर बेस काफी बड़ा है, 10 लाख कस्टमर बेस है, और प्लस HDFC लाइफ डेफिनेटली इनको के नए प्रोडक्ट्स जो होंगे वो भी क्रॉस सेल करेगा, तो लॉन्गर टर्म बेनिफिट HDFC लाइफ को मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सरप्राइज है वो ये है कि एक्साइड को भी एक अच्छी रीजनेबल डील मिली है, पार्टली कैश और पार्टली शेयर्स की डील है। तो मुझे लग रहा है कि जो कैश आएगी वो एक्साइड डेफिनेटली अपने जो नए बिजनेसेस के लिए वो पैसा लगाना चाहती है, जैसे कि लिथियम बैटरी में उन्होंने कहा है कि वो काम करेगी, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा कैश फ्लो मिलेगा जो वो उनके कोर बिजनेस में डालेंगे, और ये डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो इंश्योरेंस बिजनेस था एक्साइड का वो लॉस मेकिंग था, तो ऑब्वियसली अभी बैलेंस शीट थोड़ी लीन और फिट हो जाएगी, उसके बाद जो पैसा आएगा वो काफ़ी हद तक एक्सपेंशन में जाएगा, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव फैक्टर्स है, जिससे हमको लग रहा है कि FY22 और FY23 में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेफिनेटली डील ऐसे है जहाँ पे एक्साइड के शेयर होल्डर्स को भी कुछ अच्छी खासी डील मिली है, जो मेरे ख्याल से एक सरप्राइज पैक है और जो मेरे ख्याल से शेयर में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, तो बढ़िया बात है, और एक्साइड के लिए इमीडिएट बेनिफिट है, एंड ऑफ कोर्स ओवर अ लॉन्गर टर्म HDFC लाइफ को भी बेनिफिट आएगा, शायद इसलिए आज थोड़ा आप प्रेशर देख रहे हैं HDFC लाइफ पर, बट अदरवाइज इन द रन अप टू दिस डील एक बढ़िया उछाल भी इस काउंटर पर आते हुए दिखा था। चलिए, इंश्योरेंस स्पेस की बड़ी डील, ये तो आज बड़ा फोकस है ही, पर कुछ और कॉल्स भी ले लेते हैं। हमारे साथ कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर, स्वागत करते हैं उनका बिगुल के साथ। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। 17,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदना है 175 पर अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे में जो 2 बार हमें ये करेक्शन देखने मिला, वहाँ पे 17,200 225 की जो रेंज उसको अच्छा डिफेंड किया मार्केट ने, एंड गोइंग फॉरवर्ड वही एक इमीडिएट बेसिस पर एक सपोर्ट लेवल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में दीप निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 17,450 500 लेवल्स, 400 के लेवल्स तो निकल ही जाना चाहिए इजीली, 450 500 तक आ सकते हैं अगर ये 200 के लेवल्स जो है 17,200 के लेवल्स को होल्ड कर जाते हैं तो ये जो 175 का कॉल है, मतलब एमडीसी के 17,200 का जो कॉल है जिसका 175 का भाव है, आई थिंक उसका जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे दीप बनेगा वो रहेगा 236 का, सेकेंड टारगेट इसका बनेगा 264 का। ये 2 टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है। यहाँ पे ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस आपको रिप्लेस करना है 128 का। एंड निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से रिलायंस में एक मोमेंटम आज डेफिनेटली देखने मिला है और काफ़ी सपोर्ट रहा है, बैंकिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिला है, सो ज़्यादा कुछ वीकनेस तो गोइंग फॉरवर्ड हमें देखने मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा है। ओवरऑल अगर बैंकिंग से फिर से और सपोर्ट मिलता है तो आई थिंक विद रिलायंस एंड बैंक निफ्टी विल इजीली हेड टुवर्ड्स 17,450 500 लेवल्स। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 17,200 वाला इन द मनी कॉल ऑप्शन 175 रुपये में मिल रहा है। यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 128 का लगाइएगा स्टॉप लॉस और 236 और 264 के टारगेट के लिए। और दीप, हम भी यही बात कर रहे थे उस समय जब 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के वक्त कि कहीं कोई डरने घबराने की ज़रूरत है नहीं, तब 17,275 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से और 50 पॉइंट बढ़ चुका है निफ्टी। और इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी अपने बड़े सपोर्ट लेवल से घुमा है 36,575, वहाँ से आप देखिए 250 पॉइंट लगभग बैंक निफ्टी भी ऊपर आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। इंडेक्स में जब भी डिप आए आपको खरीदना है, बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट पे खरीदना है, निफ्टी को ब्रेकआउट पे खरीदना है, बैंक निफ्टी को सपोर्ट पर खरीदना है। जय, ये स्ट्रेटेजी ठीक है ना?
निफ्टी को खरीदें ब्रेकआउट पर और बैंक निफ्टी को सपोर्ट पर। जी 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 अनिल जी, बिल्कुल। इनफैक्ट निफ्टी में तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम अभी ब्रेकआउट फिर से आ रहा है अनिल जी। ये जो मॉर्निंग से जो रेंज बनी हुई थी और 17,325 300 और नीचे में 17,200 225, वो रेंज का ब्रेकआउट अब फिर से निफ्टी में देखने मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में भी अनिल जी आपकी बात सही है, बाय ऑन डिप्स करना ही चाहिए। बिकॉज बैंक निफ्टी में एक चीज़, ये चीज़ बहुत ही नोटिस हो रही है कि जब जब ब्रेकआउट अच्छा वाला आता है वहाँ से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, चाहे वो 36,800 37,000 हो कि 37,200। तो बैंक निफ्टी में डिप्स आती है तो वहाँ पे सपोर्ट लेवल्स पर एक अच्छा वहाँ से रिवर्सल हमें देखने मिलता है। सो बैंक निफ्टी को डिप्स पर आप खरीदें डेफिनेटली, और निफ्टी में ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम और बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट पर खरीदने की राय, निफ्टी में ब्रेकआउट पे खरीदने की राय। तो आराम से निश्चिंत रहें, खरीद कर चलें। और अगर आपको डर लगता है तो ऑप्शंस के जरिए करिए, ज़्यादा बढ़िया है, ताकि आपका रिस्क लिमिटेड रहे। और जो लोग कई सालों से बाज़ार में, जिन्होंने कई बुल रन और कई बेयर मार्केट्स देखे हैं, वो ये समझ सकते हैं। और वागले साहब से इस पर एक बार मैं राय लेना चाहता हूँ। वागले साहब, एक चीज़ बताइए, निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स फॉर एग्जांपल हफ्ते के आखिरी दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो, लाइफ टाइम हाई पर जाकर बंद हो, वो क्या दिखाता है? मतलब किस लेवल की ताकत, किस लेवल का कंफर्ट, कॉन्फिडेंस बाजार में दिखाता है? जरा आप अपने अनुभव से बताइए। अनिल जी, ये दिखाता है कि मतलब टॉप कहीं आसपास नहीं है। मतलब अगर करेक्शन आता है तो उसमें बाय करके चलना चाहिए। अभी अब 17,000 के भी पार निकल गए तो कहाँ की मंदी और किस, मतलब मुझे नहीं लगता कि करेक्शन आता भी है तो भी वो 500 700 800 पॉइंट आएगा और फिर वापस मोमेंटम चालू होगा। और ऐसे बहुत बार पहले हुआ है, ऐसा मतलब कोई रिवर्सल है नहीं। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बिल्कुल बाजार का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आगे बढ़ता हुआ, मजबूती के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है। वेदांता आज फिर से थोड़ा नीचे आने के बाद खरीदारी करने के संकेत दे रहा है, क्योंकि डिविडेंड का ऐलान हो चुका है। एक बार अविनाश जी आपसे राय लेना चाहता हूँ, 308 रुपये क्या करना चाहिए वेदांता? इनफैक्ट अनिल जी, देखिए डिविडेंड अभी भी 18.5 रुपये अनाउंस किया है, जो उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। लेकिन हमको लग रहा है कि ये डिविडेंड इसलिए ज़्यादा आया क्योंकि ये प्रोमोटर को ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि अनिल अग्रवाल जी ने काफ़ी कर्जा लिया है उनके दूसरे बिजनेसेस के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में डिविडेंड इतना ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मार्केट ये उम्मीद लगाए रहे कि जो भी कैश फ्लो हिंदुस्तान जिंक का बनेगा वो ऑब्वियसली डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेदांता को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने लिया है वो ठीक है। स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी भाग चुका है, तो मेरे ख्याल से प्योरली डिविडेंड के लिए नहीं, बट मैं समझता हूँ कि प्राइस आउट परफॉर्मेंस काफ़ी हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी ना करे, बट हाँ जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और जो आगे डिविडेंड्स आएंगे उससे पता चलेगा कि कितना डिविडेंड प्ले आउट होगा। बट ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। ऑयल बिजनेस, मेटल बिजनेस, ये सारे पूरे सिलेंडर्स पे चल रहे हैं। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, लेकिन ये डिविडेंड से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी री-रेटिंग आएगी। ये है आपके लिए राय। और इस बीच एमी ऑर्गेनिक्स, ये आईपीओ आज बंद होने वाला, वाह क्या स्टाइल में बंद होगा भाई। 46 गुना भर चुका है। मेरा ये अंदाजा 70 से 80 गुना तक होना चाहिए। तो अभी भी जगह है, समय है। कुछ और सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ दिखेगा एमी ऑर्गेनिक्स में। विजय डायग्नोस्टिक में उतना शायद आपको रेस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन ना आए, लेकिन एमी ऑर्गेनिक्स में अभी भी काफ़ी जगह है। अभी भी मुझे लगता है कई गुना और बढ़ सकता है, जिस तरह का रेस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ को। तो तगड़ी एक्शन आती हुई दिख रही है। विजय डायग्नोस्टिक 4 गुना, अमी 45 गुना। वाह, ये है फिर से आईपीओ का कमाल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। पूरा एक्शन तेजी की तरफ वहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक बड़े दिनों बाद फिर से एक्शन में आया। सुमित जी जरा चार्ट देखिए। मैथन अलॉयज, जिस तरह से मेटल शेयर में थोड़ी थोड़ी गर्मी आई है, मेटल से जुड़े हुए दूसरे मिड कैप्स जो पहले काफ़ी एक्शन में रहते थे, लोगों को बड़े पसंद आते थे, और सेठी साहब का फेवरेट स्टॉक ये लगातार रहा। सेठी साहब है नहीं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं उनको मिस कर रहा था। मैं सोचा वो जब मिस कर रहा हूँ उनका कोई स्टॉक ही ढूंढ के बात करूँ, तो मैथन अलॉयज है वो स्टॉक जो सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। उनके समय से, दोपहर के बाद से काफ़ी एक्शन में आता हुआ भी दिखा है। 3% मजबूत। चार्ट देखिए जरा।
बिल्कुल अनिल जी, पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद, साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक में वापस से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। 1000 रुपए का लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 5% से 8% तक का अपसाइड मूव आने वाले दिनों में मैथन एलॉयज में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। सिर्फ 1000 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए और उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नीचे में 970-75 का सपोर्ट बनेगा, ऊपर में 1050 से 1075 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में मैथन एलॉयज में देखने को मिल सकता है। का जैकपॉट आपके लिए एक और बेहतरीन कॉल जय की तरफ से। बताएं जय। जी अनिल जी निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यहाँ से बहुत ही अच्छा करेगी वैसा मुझे लग रहा है, बिकॉज ब्रेकआउट है आज निफ्टी पीएससी इंडेक्स में। सो यहाँ पे कोल इंडिया का 145 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, जो कभी करीब अभी 4.4 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अनिल जी इसको खरीद कर चल सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ प्लेस करना होगा करीब ₹2.40 के आसपास। ऊपर में इसका फर्स्ट टारगेट इसका रखेंगे हम ₹7 का, सेकंड टारगेट अनिल जी इसका रहेगा 8.8 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोल इंडिया में जो हिसाब से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पर, एक बहुत ही अच्छा बेस रिवर्सल पैटर्न है। मोमेंटम इंडिकेटर्स क्लियरली बाय क्रॉसओवर दे रहे हैं और जो 146 147 की जो इसकी नेकलाइन है, अगर ये ब्रेक होती है अनिल जी तो लगभग 155 160 तक के लेवल्स हमें कोल इंडिया में स्पॉट लेवल्स पे देखने मिलेंगे। ये हो गया कोल इंडिया का ब्रेकआउट। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने 3700 3720 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया है फॉलिंग चैनल का, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से 52 वीक हाइज यहाँ पे देखने मिलना चाहिए और लगभग हमें 3850 3900 तक के लेवल्स निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में देखने मिलेगा। सो सेक्टर तो तेजी में ही, साथ ही साथ कॉल ऑप्शन में भी हमें और तेजी देखने मिलेगी, बिकॉज चार्ट स्ट्रक्चर कोल इंडिया का बहुत ही बढ़िया है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है। बिल्कुल, तो कोल इंडिया पर रखिए भरोसा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर रखिए भरोसा। और अनिल जी थोड़ी देर पहले भी आप, बल्कि कुछ दिनों से आप यही कह रहे हैं कि अब पब्लिक सेक्टर काउंटर्स पर रखिए नजर। और इनफैक्ट कोल इंडिया, मुझे याद है सर, ट्यूसडे के दिन आपने भी खरीदारी की राय दी थी, तब 140 पर था स्टॉक। 145 के जो टारगेट दिए थे वो भी आते हुए दिख रहे हैं और आपने 148 150 की भी बात करी थी। तो जरा अपनी कोल इंडिया की कॉल पर भी रिवाइज करें सर, और पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स जैसे आपने कहा एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल दीप, बिल्कुल परफेक्ट। आपको थोड़ा मतलब मैं फिर से पीछे ले जाऊं, ये साल भी हमने कहा था 1 जनवरी के दिन भी, ये साल सरकारी कंपनियों का साल है और उस समय आपने देखा किस तरह से फर्स्ट हाफ में पहले 2-3 महीने में सरकारी कंपनियों में ज़बरदस्त एक्शन हुआ। मैं फिर से कह रहा हूँ सितंबर का महीना सरकारी कंपनियों का महीना है, देखिए किस तरह का एक्शन होगा। कोल इंडिया मंगलवार को यहाँ पर हमने 141 रुपये पे फ्यूचर्स खरीदने की राय दी थी, 145 148 150। और मैं आज भी बोला हूँ दीप, और उस दिन भी बोला था, जो भी आज के 2000 कल के 2000 पोजिशनली खरीदिए। ऐसा नहीं कि अभी खरीदा अभी का अभी, अगर आप में 2-4 घंटे में नहीं चलता है और अगर आपको वो पेशेंस नहीं तो प्लीज़ मत खरीदिए। ये सब 4-5 दिनों के लिहाज से आप पोजिशनल व्यू से खरीदिए। कौन सा स्टॉक कब चलेगा ये किसी को पता नहीं होता, कम से कम हमको तो नहीं होता। तो हम किसी एक थ्योरी, किसी रिसर्च के बेसिस पे, किसी एक अनुमान के बेसिस पे हम रिकमेंड करते हैं। 148 150 दो और टारगेट है, और जो जब जय ने इसे आइडेंटिफाई कर दिया है तो पक्के आने ही है, उसमें कौन सी नई बात है, आने ही आना है। तो 148 150 के टारगेट के लिए रखिए। 140 रुपये वाला कॉल ऑप्शन मैंने 4.5 रुपये में खरीदारी करने की राय दी थी, 7.5 और 10 के टारगेट के लिए। 7.5 वाला तो आ गया है, 10 वाला आने की तैयारी में, बिल्कुल होल्ड करिए। ये सब स्लो मूविंग स्टॉक है, सारी सरकारी कंपनियां ऐसे भागती नहीं, लेकिन आपको पैसा कमाना है, स्लो हो फास्ट हो, 2-4-5 दिनों में बन जाएगा। शांति से बैठिए, हड़बड़ी मत कीजिए। तो कोल इंडिया का कॉल खरीदने की राय जय की तरफ से और मेरी तरफ से भी। तो ये स्टॉक्स कमाल करने को तैयार। जो सरकारी बैंक आपने खरीदे हैं बिल्कुल निश्चिंत रहें, डरे घबराए नहीं। बिल्कुल, तो जो सरकारी बैंक्स खरीदे हैं डरे घबराए नहीं, जो सरकारी जी टारगेट हिट, वहां पर भी टारगेट सारे आते हुए दिख रहे हैं। 345 हो चुका है, अब भी आप होल्ड करें, हड़बड़ी न करें। सबसे बढ़िया बात है, इतना मुनाफा होने के बाद भी आप ट्रेल करते चलें। जो अच्छे मुनाफे में स्टॉक है उनको जल्दी में ना बेचें, लॉस जल्दी बुक करें, मुनाफा पूरा लंबा लें, ये ज़्यादा ठीक है। तो होल्ड करिए, कोई टेंशन नहीं। जी दीप, बिल्कुल होल्ड करिए, कोई टेंशन नहीं है। अच्छे कॉल्स हैं और बाजार देख रहे हैं आप, हर डिप पर खरीदारी भी आ रही है, नए रिकॉर्ड्स, नए ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए फिर वीकेंड से पहले क्या करके जाना है, फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी, चलते हैं अनिल जी के पास।
सर डाउ फ्यूचर्स माइल्ड पॉजिटिव है आज शाम के जॉब्स डेटा के पहले और यूएस की जो एक्सटेंडेड छुट्टी है उससे पहले। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की बढ़त में है, कोई परेशानी नहीं है। बॉन्ड यील्ड एकदम स्टेबल है, वहां पर कोई एक्शन नहीं दिख रहा है और करेंसी मार्केट्स भी थोड़ी स्टेबल ही दिख रही हैं। आज एकदम रेंज में कारोबार वहां पर भी हुआ है। कच्चे तेल, सोना, चांदी तीनों में हल्की सी खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है सर, और यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहे हैं। क्या करके जाना चाहिए अनिल जी? ओके, तो ये क्या करके जाना चाहिए, तो दीप क्या करके जाना, उसमें तो एक सिंपल है, तेजी, बस एनालिसिस खत्म। इतना छोटा सा आंसर है लेकिन मुझे पता है आपको भी थोड़ा बड़ा आंसर चाहिए, तो मैं बड़ा आंसर जो घुमा फिरा के बोलना है, मतलब हल्के से तो यही बोलना है, तेजी करिए। क्या चाहिए और मतलब आप 17,340 पे हैं, लाइफ टाइम हाई पर हफ्ते की क्लोजिंग दे रहे हैं, आखिरी दिन एकदम टॉप की तरह ऊपर जाकर बिल्कुल टॉप पे। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो कोई टेंशन नहीं है, बने रहिए, डरिए मत, घबराइए। देखिए बैंक निफ्टी देखिए आ गया ना 36,800 वापस ऊपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मार्केट है, दिन के दौरान मौके देता है, लीजिए। जब खराब होगा, कमजोरी होगी तो बताएंगे, लेकिन हाँ ये मत सोचना कि एकदम टॉप पे बताएंगे, वो एक्सपर्टाइज अभी तक मेरे पास में आई नहीं है। हाँ, टॉप बनाकर नीचे आने की कोशिश करेगा तब बताएंगे। अभी सिंपल आपको पता है 16,900 के नीचे जब तक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक किसी की भी मत सुनिए। अब 300-400 पॉइंट को आप मंदी मानते हैं तो फिर आगे एक अलग बात है, बट अगर भाई जब तक 16,900 के नीचे बंद नहीं होता तब तक बाजार 100% फुल फ्लेज तेजी में। 16,900 के नीचे आपको थोड़ा सावधान होना है। 16,600 के नीचे जिस दिन बंद होगा उस दिन ट्रेंड आपका पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। ये लिख के रख लीजिए, गोट लीजिए, वीकेंड पे याद करिएगा, 108 बार माला फेर के याद करिएगा, याद हो जाएगा, काम आएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा नहीं। बार बार बोलने के पीछे रीज़न ये कि आप कॉन्फिडेंट रहे, ताकि 100 पॉइंट नीचे गिरे तो उसमें डर न लगे आपको, कह रहे मेरा क्या होगा। बिल्कुल डरिए मत। और आप देख लीजिए 2:30 बजे से 2 बजे भी दीप ने बोला, पूछा जब 2:30 बजे भी, तो अब वापस हाइस पर है, तो चिंता मत करिए। 16,400 16,500 की रेंज में जाने को तैयार है निफ्टी। ट्रेल करते चलें, होल्ड करें, तेजी की पोजीशन को बना कर रखें। अब रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से एक काम करिए, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं 17,100 का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, थोड़ा नीचे का, क्योंकि 100-150 पॉइंट की तो कोई टेंशन नहीं। 17,200 तक तो कोई दिक्कत नहीं, आज का लो भी 17,200, तो उसके नीचे की जगह तो नहीं दिखती। 17,200 के नीचे जगह कब बन सकती है? अनहोनी कुछ हो जाएगी, आज के जॉब डेटा कुछ ऐसे आ जाए जैसे अमेरिका 400-500 गिर जाए, होगा नहीं ऐसा। एक मतलब आप सोच के रखो कि अगर समझो कोई हो गया, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा सोचो कि 17,500 होगा, लेकिन कभी 17,000 हो जाए तो उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए 17,100 का पुट ले लीजिए, तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,500 का पुट ले लीजिए और अपनी तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए। मंडे छुट्टी है अमेरिका में, तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है। हाँ, हालांकि आजकल ये पहले बड़ा आराम था दीप की, डाउ फ्यूचर्स ट्रेड नहीं होते थे तो आराम से ना, कब कैसे खुलेगा उसमें। आजकल थोड़ा डाउ फ्यूचर एक्टिवली ट्रेड होने लग गए हैं, उसके लेवल आते तो थोड़ा आइडिया लग जाता। तो मंडे छुट्टी भी होगी तब भी डाउ फ्यूचर है, तो बट ठीक है, ओवरऑल तेजी का रुझान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और आप देख लीजिए निफ्टी तो सेंचुरी मार ही रहा है, बैंक निफ्टी भी अब धीमे धीमे ऊपर आने की तैयारी में, लाल निशान में ही बंद होगा, लेकिन है अपने नुकसान को कम करता हुआ, बिल्कुल ये साफ दिखेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो लॉन्ग्स मेंटेन करिए हेज के साथ, एज ऑलवेज कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया एक्शन रहेगा। आइए फिर क्लोजिंग से पहले 2 क्विक कॉल्स। पहले एक बिगुल बागले साहब के लिए, बागले का वंडर। बताएं बागले साहब। दीपांशु, बीपीसीएल के साथ मेरे पास और एक कॉल मेरे रडार पर आया है, वो है HDFC AMC 3185-3186 के करंट भाव पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर बाय करें। जैसे ये 3200 ब्रेक होगा, जो मुझे लगता है मंडे मॉर्निंग ब्रेक होगा, एक 30 से 40 रुपए की या इवन 50 रुपए की मुंह आनी चाहिए। मेरा टारगेट 3240 का होगा, मेरा स्टॉप लॉस 3165 का होगा। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC AMC पर खरीदारी की राय। अब एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जाते जाते जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 123 रुपया। अगले हफ्ते के लिए इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा।
ऑयल एंड गैस के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो ओएनजीसी यहाँ पे लग रहा है मेरे को अच्छा मूव दिखा सकता है। ओएनजीसी में ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 125 वाला कॉल ₹2.70 75 पे ट्रेड कर रहा है, उसको भी लेने का सलाह रहेगा। 125 का कॉल स्पॉट लेवल के हिसाब से मेरे को लगता है ओएनजीसी इस बार ऊपर में ₹128 से लेके ₹130 तक का मूव दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक ने रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर दिए। पिछले कुछ दिनों से तेजी का मोमेंटम ये बना के चल रहा है। ₹119 नीचे में सपोर्ट है। 119 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 128 से 130 के टारगेट्स के लिए, और ऑप्शंस के अंदर 125 वाला कॉल यहाँ पे खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं ₹1.25 का, ऊपर में टारगेट बनेगा ₹4.5 से लेके ₹5 तक का। 125 का कॉल ले सकते हैं या फिर स्पॉट में खरीदारी करें 128 से 130 के टारगेट्स के लिए। 128-120 तक के टारगेट के लिए ओएनजीसी में भी करें खरीदारी। 119 का लगाएं आप स्टॉप लॉस, और साथ में चाहें तो आप 125 का कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। लेकिन दीप, आज लाइफ टाइम हाई बने, उस लाइफ टाइम हाई के साथ साथ मैं एक क्रेडिट और लेना चाहता हूं हमारी रिसर्च टीम के बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे, हमारे सभी दर्शकों से। हमने आपको फॉर्मूला दिया था बुल केस का। चलिए एक बार बाजार 1 मिनट बंद हो ही रहा है, तो 1 मिनट बाजार बंद हो जाए, उसके बाद उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट फुल फ्लेज तेजी के मूड में आता हुआ दिख रहा है, जबरदस्त एक्शन में। और मुझे याद है जय, आपने कहा था ना आते ही शो में, कहाँ है मंदी? जय ने कहा है, आपने कहा था, ये सेंटेंस किसने बोला था? आप ही ने बोला या वागले साहब ने? वागले जी ने कहा था आई गेस। अच्छा, वागले साहब ने कहा था। ओके, बिल्कुल वागले साहब, आपने एकदम सही कहा कि आते ही कि देखिए कहीं कोई मंदी के दूर दूर संकेत है नहीं, और अच्छी मजबूती के साथ बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो दीप, दमदार क्लोजिंग के लिए हम हो रहे हैं तैयार जी। बिल्कुल सर, दमदार क्लोजिंग के लिए तैयार। और इस हफ्ते की बात करें सर, 500 पॉइंट्स की रैली निफ्टी ने आपको दिखाई है, 1000 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी ने आपको दिखाई है, करीब 3% ऊपर दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्सेस। मिड कैप इंडेक्स 4% ऊपर है इस हफ्ते के लिए सर, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 3% ऊपर रहा है। तो ब्रॉड बेस्ड रैली है, सिर्फ इंडेक्स पर ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थी, बट अक्रॉस मार्केट हमने बढ़िया मूव आती हुई देखी। L&T टेक आज का बिग विनर, फिर से 7% ऊपर, एक्साइड डील के बाद 6% ऊपर। BEL हमारे एक्सपर्ट्स की पसंद पर आज का अहम कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से 4.5% एक दिन में ऊपर, निफ्टी को ऊपर ले जाते हुए। पर BPCL में अच्छी खरीदारी, टाइटन लाइफ हाई पर 2000 के ऊपर पहली बार यहां पर क्लोजिंग आपको आती हुई दिखी है, नजर रखिएगा इस काउंटर पर। इसके साथ ही आपने खरीदारी आती हुई दिखी है SRF जैसे स्टॉक्स में, सेल, नैल्को, JSPL, टाटा स्टील, ये भी आपको पॉजिटिविटी दिखाते हुए। हीरो मोटो, आइशर, यहां पर भी आपने खरीदारी आती हुई देखी है। तो अनिल जी, बढ़िया दिन रहा है बाजार के लिए, बढ़िया हफ्ता रहा है बाजार के लिए, और जैसा मैं कह रहा था लगभग सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन रहा है। इंडेक्स में तो हमने एक्शन देखा है, ब्रॉडर मार्केट्स ने भी इक्वली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है सर इस हफ्ते। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस कहाँ देखने को मिलती है दीप, और बड़ी जबरदस्त ऐसा हफ्ता कहाँ देखने को मिलता है। तो हाँ, एक और बात जो मैं कह रहा था, जो हमने शो किया, जो फॉर्मूला की बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, ये शो किया था हमने 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी को निफ्टी का लेवल था 14,500, पहला टारगेट अपना था 17,650 का, दूसरा टारगेट था 19,020 का, तीसरा टारगेट 20,400 और 21,080, ये रेंज थी 20,400 21,080। और 2%, तब भी मैंने कहा था 2% प्लस माइनस मान के चलिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल्स हैं, निफ्टी का लेवल थोड़ा आपको इतना मार्जिन ऑफ एरर 2%, यानी कि आप समझ लीजिए 300 पॉइंट। 17,650 का जो टारगेट था आज 17,350 के आसपास पहुंच चुका था। एग्जैक्टली पहला टारगेट बुल फॉर्मूला का 15 जनवरी को जो दिया था, और 15 जनवरी को जब हमने कहा था, मुझे याद है बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए, ट्वीट आए, 14,500, मतलब क्या कर रहे हो, 14,500 हो गया, अब आप ये शो कर रहे हो, अब आप बोल रहे हो 17,500 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा और 21,000 हो जाएगा, मजाक है क्या? मैं भाई देखो, जो है वो ये है। अब इसे आप मजाक समझो, हकीकत समझो, जो समझो, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से ये निकल कर आता है। तो 17,650 आपके सामने ऑलमोस्ट अचीव्ड है, मेरी तरफ से अचीव्ड है, और अगले हफ्ते थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, हो सकता है 17,650 भी दिखे, वो भी दिखेगा, 21,000 भी दिखेगा कभी न कभी आगे चलते हुए। लेकिन फिलहाल जो फॉर्मूला आपको बॉटम का बताया, बॉटम का फॉर्मूला परफेक्ट था, टॉप का फॉर्मूला भी अब तक एकदम परफेक्ट जा रहा है। तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड, फिंगर्स क्रॉस, दोनों फॉर्मूला एकदम ऑन रडार, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। और हमें भी मज़ा आता है इस तरह की रिसर्च करके, जब पहली बार इस तरह का काम करते हैं कि टॉप और बॉटम का फॉर्मूला
प्योरली चार्ट सेट कर मैथमेटिक्स के बेसिस पे बनाने की कोशिश करें और वो काम आता हुआ दिखे। आइए बढ़ते हैं आगे बाजार बंद होने के बाद के एक्शन के लिए। 4:30 बजे हर वीकेंड पर आपको मिलता है कमोडिटी का स्पेशल शो, और इस बार कमोडिटी के स्पेशल शो पर फोकस है गोल्ड पे। त्योहारी सीजन का आगाज हो चुका है। क्या सोना 50,000 के ऊपर या उसके आसपास पहुंचेगा, ये इस त्योहारी सीजन का बड़ा सवाल है। ज्वेलरी खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स हों या फिर कंज्यूमर्स, क्या है सलाह? देखिए हमारी खास पेशकश, त्योहार पर रफ्तार फिर 50,000, ये है सोने पर खास पेशकश। आइए शाम 5:30 बजे 5 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में आज बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, बेहद इम्पोर्टेंट भी। जाने माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला साहब की मौत से हर किसी का दिल टूट गया है, और सिद्धार्थ शुक्ला साहब जाते जाते एक बड़ा संदेश लोगों को देकर गए कि आपको फिटनेस को लेकर कितना जागरूक होना चाहिए। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि फिटनेस को लेकर जागरूकता तो है, लेकिन फिटनेस की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली फिटनेस है क्या, इसको लेकर लोग कन्फ्यूज है। वॉक, डाइटिंग, जिम करना, योगा, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, लेकिन शायद ये नहीं पता कि इसको करने का सही तरीका क्या है। और अगर ये कर भी नहीं तो लेकिन साथ में जो टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, ये जो सब कुछ है ना, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और यहीं पर शायद भूल हो जाती है। और इसी पर हम आज करेंगे विस्तार से चर्चा। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मिकी मेहता हमारे साथ होंगे। एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद के सीएमडी डॉक्टर एसएस बंसल साहब भी होंगे। अरे क्या बात है, बंसल साहब। राकेश जी फरीदाबाद के सीएमडी हैं, एसएसबी हॉस्पिटल के डॉक्टर एसएस बंसल, आपकी पहचान वाले तो नहीं? नहीं अनिल जी पहचान वाले नहीं है, अनिल जी पहचान वाले नहीं है। हाँ जैसे बिल्कुल, जैसे लेकिन आप भी चाहें तो क्रेडिट ले सकते हैं। जैसे वो हमारे विजय चोपड़ा साहब, जो भी चोपड़ा साहब, जितने चोपड़ा हैं देश दुनिया में अच्छा काम करते हैं उसकी क्रेडिट उन्हें मिलती है, तो थोड़ी क्रेडिट यहाँ पर भी अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे बंसल हैं, उनकी क्रेडिट हमारे बंसल जी को भी जाती है। लेकिन बंसल जी एक चीज़ आपसे सीखने लायक है वाकई में सबके लिए। मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी तनाव में नहीं दिखा, आपका चेहरा हर वक्त मुस्कुरा रहता है। सब लोग मुझे कहते हैं आप सबसे ज़्यादा खिंचाई बंसल जी की करते हैं। मैंने कहा मैं इसीलिए उनकी सबसे ज़्यादा करता हूँ क्योंकि वो हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। जिस दिन मुंह फुलाएंगे उसके नेक्स्ट दिन से मैं बंद कर दूंगा। तो आपका कोई ऐसा इरादा तो नहीं है ना कि मुंह फुलाने का, कि अनिल जी मेरी खिंचाई क्यों करते हैं या मेरे साथ मजाक क्यों करते हैं? नहीं अनिल जी देखिए, मेरी तो अनिल जी ये ट्रेनिंग घर से शुरू होती है, तो काफ़ी साल हो गए हैं, तो बिल्कुल अनिल जी फुली ट्रेंड हो, मुंह कभी भी नहीं फूलेगा मेरा। हाँ तो हाँ, अगर आप बोलते कि हाँ ऐसा होने वाला है तब भी मैं आपको छोड़ता तो नहीं, आप निश्चिंत रहे, मैं तब भी खिंचाई तो करते ही, इसमें कोई डाउट नहीं। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं भी यही कहने वाला था कि बंसल साहब को बहुत प्रैक्टिस है। अनिल जी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस खिंचाई की अगर किसी को है तो राकेश जी को है। तो अनिल जी वो प्रोफेशनल है, अनिल जी वेटरन। बिल्कुल, अगर आपने कह दिया तो अंदर की बात आपसे ज़्यादा कौन जानता है। हम बिल्कुल 100% हमारी सुविधा के हिसाब से हम आपकी बात पे भरोसा करते हैं और इस बात पे जरूर करेंगे। शायद वागले साहब भी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। जी वागले साहब। अनिल जी आप तो सिर्फ खिंचाई ही करते हैं ना, पिटाई तो नहीं करते। अब मुझे आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। Too much. वागले साहब की ये खासियत है, महीने में एक आध बार बोलेंगे लेकिन ऐसा बोलेंगे कि बाकी सब चुप। जी जय बोलिए। जी अनिल जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब मुझे पता चला बंसल जी के हाइट का राज, वो इतने लंबे क्यों है कि कोई भी इतनी टांग खिंचाई उनकी इतनी हुई है कि सबसे लंबे वही है। बिल्कुल, चलिए, लेकिन यही है पूरे हफ्ते के आपके इतने बड़े स्ट्रेसफुल ट्रेडिंग सेशंस के बाद थोड़ा हंसी मुस्कुराहट हो, आपका वीकेंड रिलैक्स होकर निकले, ये हम चाहते हैं। और ताकि आप अगले हफ्ते फिर से तरोताज़ा होकर ट्रेडिंग सेशंस के लिए आप काम पर जो भी करते हैं, चाहे मार्केट हो, चाहे अपना प्रोफेशन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन आइए इंडिया 360 डिग्री रात 8 बजे के शो की भी बात कर ली जाए। अफगानिस्तान के कब्जे में आने के बाद तालिबान अब 15 दिन बाद अपनी सरकार की गठन की तैयारी कर रहा है। बंदूक के सहारे सत्ता हासिल करने के बाद तालिबान की सरकार में कौन होंगे, कैसे लोग होंगे, और उसकी सरकार बनने के बाद दुनिया के बाकी देशों का क्या रुझान, क्या रुख रहेगा। तो अफगानिस्तान में गणतंत्र, ये नाम अच्छा रखा है जिसने भी रखा हमारी टीम में।
गणतंत्र होना चाहिए, लेकिन अफसोस अफगानिस्तान में गणतंत्र नहीं है। लोगों के वोट के हिसाब से सरकार नहीं बनी है, गणतंत्र बंदूक के जोर पर तालिबान का कब्जा हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया नाम रखा है, जिसने भी रखा उसको मेरी तरफ से बधाई। बढ़िया क्रिएटिविटी है अफगानिस्तान में गणतंत्र। इसके अलावा देश विदेश की ढेर सारी खबरें होंगी पूरी बुलेटिन में, और वो मिस मत कीजिएगा रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री। चलिए विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, अविनाश जी, जय ठक्कर साहब, किरण जी और नितिन जी, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया वीकेंड सेशन पे हमारा साथ देने के लिए। सोमवार को आप सबसे होगी फिर से मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।